चैप्टर 2091 टू 2100। क्या कारण हो सकता है? यह भी एक ऐसा सवाल था जिससे अनगिनत लोग चिंतित थे। उसके बाद येक्षिवेन के आने की खबर सुनने को मिली। बहुत जल्द डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस ने लोगों को उसका सामना करने के लिए भेजा। हालांकि जिन लोगों को उन्होंने भेजा था वे शायद कभी वापस नहीं लौटेंगे। ऐसा लगता है कि येज़िवेन ने पहले ही रहस्यमय दुनिया में मानव जाति के साथ साजिश रची होगी। दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से सेना में शामिल हो गए थे, अन्यथा यह अपरिपक्व कुनपेंग यहाँ प्रकट नहीं होता। दूसरे शब्दों में आशा भी थी और उसके पास होने की संभावना थी। इस युवा कुनपेंग के पास महान गुरुओं को खा जाने की क्षमता होने की पुष्टि की गई थी, और येज़िवेन ने एक बार एक महान गुरु का वध किया था, इसलिए उनकी एक शानदार प्रतिष्ठा थी। दूसरे शब्दों में दो और पौराणिक विशेषज्ञ थे। इस तरह वास्तव में दानव जाति की तुलना में एक और पौराणिक विशेषज्ञ था। मैं आखिरकार समझ गया कि मानव जाति स्काई फॉक्स रेस पर चुपके से हमला करने की पहल करने की इतनी हिम्मत क्यों कर रही है। यह पता चला है कि येक्षिवेन ने उनके साथ साजिश रची है। यह थोड़ा परेशानी भरा है। येज़िवेन की ताकत को देखते हुए वह वास्तव में निरंकुश शासक के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए काफ़ी है। जरूरी नहीं कि मामला ऐसा ही हो। हमारे लिए लीजेंड रैंक के विशेषज्ञ स्वर्ग और पृथ्वी की तरह हैं। वे पूरी तरह से बेजोड़ हैं। हालांकि लीजेंड रैंक के विशेषज्ञों के बीच भी ताकत में अंतर है, गहन जीवन चरण के प्रारंभिक चरण और गहन मृत्यु चरण के शिखर की तरह। दोनों गहन मृत्यु अवस्था के विशेषज्ञ हैं, लेकिन क्या उन्हें एक ही चीज माना जा सकता है? यह सच है। इस तरह हालांकि उनके पास संख्या में फायदा है, उनके पास जीतने का ज्यादा मौका नहीं हो सकता है। हालांकि स्काई फॉक्स प्रिंस एक नया पौराणिक विशेषज्ञ है। ताकत के मामले में यहाँ तक पुरानी पीढ़ी की पुरानी प्राचीन वस्तुएं भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती हैं। स्काई फॉक्स कबीले के नेता का उल्लेख नहीं करना, जो बेहद अत्याचारी है और लंबे समय से ताव हासिल कर चुका है। स्काई फॉक्स क्लान अपने क्लान लीडर की वजह से इन सभी वर्षों में इतना शानदार नाम बनाने में सक्षम रहा है। कोई बात नहीं, इन दो बड़े कुलों के बीच लड़ाई हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। मैं दोनों पक्षों के पीड़ित होने का इंतजार नहीं कर सकता। यह सबसे अच्छा होगा। इस तरह हम इसका फायदा उठा सकते हैं। यह सही है। हम पौराणिक विशेषज्ञों के बीच एक महान लड़ाई भी मुफ्त में देख सकते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम आमतौर पर नहीं देख सकते। बस प्रतीक्षा करें, दोनों पक्षों के बीच असली लड़ाई अभी बाकी है। पौराणिक विशेषज्ञों के बीच असली लड़ाई तय करेगी ये परिणाम। आकाश में युद्ध के नारों की आवाज तेज से तेज होती गई। मानव जाति सेना मक्खन में गर्म चाकू की तरह थी। युवा कुनपेंग जैसे पौराणिक विशेषज्ञ के नेतृत्व में वे व्यावहारिक रूप से अजेय थे। स्काई फॉक्स कबीले की सुरक्षा टोफू महल की तरह थी। हमला लगभग 360 डिग्री था, जिसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। यह एक अंधाधुंध हमला था। उन सभी ने घेर लिया और पूरे सेलेस्टियल फॉक्स कबीले को पछाड़ना शुरू कर दिया, जो पूरे कबीले का पूरी तरह से सफाया करना चाहते थे। आकाश पहले से ही काले बादलों से ढका हुआ था, मानो आकाश भी इस तरह के दुखद नरसंहार को देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था और छिप गया था। चांदनी के नीचे केवल अंतहीन चीखें ही सुनाई दे रही थीं। शून्य में कहीं से भी एक और विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ। यह आकाश से उतरा और सीधे अनगिनत सरनियों को कुचल दिया। यह एक विशालकाय प्राणी था। पूरी दुनिया में स्टार बीस्ट की दहाड़ गूंज उठी। इस बार फिर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। यहाँ तक युवा कुनपेंग भी यहाँ आए थे। तब यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि स्टार बीस्ट, जो उसके साथ आगे बढ़ा था और पीछे हट गया था, यहाँ भी दिखाई दिया था। इसके अलावा अगर हर कोई अभी अनुमान लगा रहा था, तो वे अब लगभग निश्चित थे। येक्षिवेन जरूर यहाँ आई होंगी। देखो, क्या वो स्टार बीस्ट की पीठ पर येज़िवेन नहीं है? कोई अचानक चिल्लाया। सभी ने आकाश में उस अतुलनीय रूप से विशाल अशुभ जानवर की पीठ पर दुबली पतली सियान आकृति को देखा। येज़िवेन के अलावा और कौन हो सकता है? हर कोई एक ही समय में हैरान और उत्साहित था। वे वास्तव में यहाँ येक्षिवेन की आकृति देख सकते थे। क्या इसका मतलब यह था कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस और डिवाइन यूनियन भी भाग लेंगे? स्टार बीस्ट अवतार के सीधे उतरने के बाद इसने अद्भुत विनाशकारी शक्ति दिखाई। यह लगभग कई सरनियों को बहा ले गया और उन्हें चपटा कर दिया। बूम बूम बूम। कई मार्शल आर्ट टोरेंट अरे से बह गए, सीधे स्टार बीस्ट को मौके पर ही बहा दिया, लेकिन वे स्टार बीस्ट को बिल्कुल भी हिला नहीं सके। येज़िवेन की युद्ध शक्ति स्टार बीस्ट के सिर पर थी। वह अभिव्यक्तिहीन और उदासीन था। जैसा कि सभी ने अनुमान लगाया था, येज़िवेन के अलावा कोई और नहीं था जो स्टार बीस्ट और युवा कुनपेंग को खोज सके। येज़िवेन के अलावा इन दो जंगली और अनियंत्रित अशुभ जानवरों को और कौन नियंत्रित कर सकता है? उसे हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि इन दानव लोमड़ियों में कुछ विशेषज्ञ थे, वे स्टार बीस्ट और दक्षिण और उत्तर से हमला करने वाले युवा कुनपेंग की स्थिति में पूरी तरह से हार गए थे। वे उनके विरोधी कतई नहीं थे। उसे बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं थी। मानव जाति सेना अदम्य बल के साथ आगे बढ़ी, मानो उन्हें कोई रोक नहीं सकता।
हालांकि ये जिवेन को पता था कि यह कुनपेंग और स्टार बीस्ट के नेतृत्व करने के कारण था। हालांकि कई सरणियां बहुत खतरनाक थीं, लेकिन बहुत कम ऐसी थीं जो पौराणिक विशेषज्ञों के लिए खतरा पैदा कर सकती थीं। कुछ वर्षों तक एक दूसरे को न देखने के बाद युवा कुनपेंग ने कई पौराणिक विशेषज्ञों को निगल लिया था और इसने वास्तव में उन्हें सीधे पोवांग क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। हालांकि स्टार बीस्ट इतना अतिरंजित नहीं था, इसने पोवांग दायरे के तीसरे स्तर में भी प्रवेश किया और इसकी चोटें ठीक हो रही थीं। अकेले दायरे के मामले में ये जिवेन उनसे कोई फायदा नहीं उठा सकती थी। इसके अलावा उनके पास कुछ अजीबोगरीब जादुई शक्तियां भी थीं। शायद पौराणिक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी जो उनसे एक स्तर ऊंचे थे, उनका लाभ उठाना कठिन होगा। इसलिए उन्नति इतनी सहज हो सकती है। एक महान गुरु एक बल का प्रभारी था या नहीं, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। इस वजह से ये जिवेन इतनी आसानी से अपना रास्ता बनाने में सक्षम थी। यहाँ तक स्वर्गीय फॉक्स कबीले के पास समाचार प्रसारित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अक्सर समाचार अभी अभी प्रसारित हुआ था जब मानव जाति की सेना पहले ही आ चुकी थी। इसलिए किसी प्रतिरोध या रक्षा पंक्ति का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी कुछ बचाव थे, लेकिन वे सीधे कुनपेंग और स्टार बीस्ट द्वारा तोड़े गए। पौराणिक जानवरों के सामने ये कुछ भी नहीं थे। हालांकि ये शिवेन को पता था कि ये लड़ाइयां सिर्फ क्षुधावर्धक थीं। असली लड़ाई अभी भी पौराणिक विशेषज्ञों पर निर्भर थी, इसलिए वह जल्दी में नहीं था और धीरे धीरे इंतजार कर रहा था। हालांकि जैसे जैसे वे सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के मुख्य क्षेत्र में आगे बढ़े, सेलेस्टियल फॉक्स कबीले की नींव आखिरकार धीरे धीरे प्रकट हुई। विभिन्न प्राचीन सरणियों को एक के बाद एक पुनर्जीवित किया गया। उनमें से कुछ पौराणिक विशेषज्ञों की हत्या में घातक भूमिका भी निभा सकते हैं। यह हर कबीले का अंतिम उपाय था। मानव जाति में भी ऐसे साधन थे। इसलिए भले ही वे जानते थे कि मानव जाति आसन खतरे में थी और यह कि उनके विश्वसनीय पुराने पूर्वज का पतन होने वाला था, फिर भी उन्होंने मानव जाति पर परिधि से हमला करने का साहस किया। उन्होंने मानव जाति के मुख्य शिविर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। यही तर्क था। किस कबीले के पास कुछ साधन नहीं थे, मानव जाति और दानव जाति का उल्लेख नहीं था, जो कभी स्वर्ग और लोकों पर हावी थे। आकाश में सरणियों को एक के बाद एक पुनर्जीवित किया गया, कुछ रक्षा के लिए, कुछ हमले के लिए। हालांकि वे लगातार टूट रहे थे, वे सभी अच्छे क्रम में थे, बहुत प्रभावशाली थे। इसके अलावा कई युद्ध किले की उपस्थिति के साथ पूरी रक्षात्मक रेखा व्यावहारिक रूप से स्थिर हो गई थी। यहाँ तक एक गहरा मृत्यु चरण विशेषज्ञ भी मर जाएगा यदि वे उन युद्ध किले से टकरा गए थे। हालांकि मानव जाति स्वाभाविक रूप से तैयार थी। उनके अधीन कई अजीब जानवर अतुलनीय रूप से विशाल थे, जो युद्ध के किले के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा उनके अपने युद्ध किले भी थे। एक क्षण के लिए सारा आकाश रंग बिरंगी आभाओं से भर गया। यह बहुत चमकदार था। एक के बाद एक स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के शहर और जनजातियां नष्ट हो गईं और खंडहर में बदल गईं। क्रूर हत्याएं हर जगह थीं, चाहे वह आसमान में हो या जमीन पर। मानव जाति के आंकड़े हर जगह थे। वे जहां भी गए अजेय थे। ऐसी स्थिति में जहां कोई लेजेंड विशेषज्ञ नहीं थे, पूरी मानव जाति की ताकत स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय फॉक्स कबीले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। डोंग 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 घंटी बजी। यह दर्शाता है कि आकाशीय फॉक्स कबीले अत्यधिक खतरे में था। यह ध्वनि तरंगों में बदल गया जो हलकों में फैल गई। यह अज्ञात था कि इस तरह की लड़ाई का अनुभव किए कितने साल हो गए थे, इसलिए इन अलार्मों का उपयोग कई वर्षों से नहीं किया गया था। हालांकि कई लोगों ने इसे सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया दी। कई सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ जो एकांत में थे, वे भी एक के बाद एक जाग उठे। इन ध्वनि तरंगों ने रक्षात्मक संरचनाओं की उपेक्षा की और सीधे उनके गुफा आवासों में प्रवेश किया। वे सभी उन्हें रोकने के लिए उड़े, लेकिन यह बेकार था। अच्छी तरह से तैयार मानव घुड़सवार सेना के सामने वे एक भी वार का सामना नहीं कर सकते थे। यह बस एक नरसंहार था। कम से कम अब तक यह एक नरसंहार रहा है। मार डालो, हमें उन्हें रोकना चाहिए। स्वर्गीय फॉक्स कबीले के अधिक से अधिक योद्धा सीधे अपने मूल शरीर में परिवर्तित हो गए। हालांकि यह बेकार था। वे हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक सके और एक के बाद एक मारे गए। कभी कभी ये शिवेन भी कार्रवाई करती थी। उसने अपना सिर उठाया और शून्य को देखा। वह कार्रवाई करने के लिए स्वर्गीय फॉक्स यंग मास्टर की प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि उन्हें मिली जानकारी के अनुसार हेवनली फॉक्स यंग मास्टर को एकांतवास में होना चाहिए था। हालांकि इतना बड़ा आंदोलन स्वर्गीय फॉक्स यंग मास्टर को भी चिंतित कर देगा। यही उनका असली युद्ध क्षेत्र था। आज स्वर्गीय फॉक्स कबीले को कोई नहीं बचा सकता, तो जिवेन ने ऊंची आवाज में कहा। उन्होंने कहा कि यह न केवल स्वर्गीय फॉक्स कबीले को सुनने के लिए है, बल्कि उन ताकतों के लिए भी है जो मुसीबत खड़ी करने के लिए तैयार हैं। गर्जन। अंत में स्वर्गीय फॉक्स कबीले की गहराई से एक अतुलनीय रूप से तेज गर्जना आई। फिर वास्तव में एक भयानक और विशाल क्रूर आकृति सबके सामने प्रकट हुई।
यह केवल एक पूंछ के साथ एक अतुलनीय रूप से विशाल रक्त लाल लोमड़ी थी। हालांकि यह और भी भयानक था। उसकी पूंछ हिली तो सारा आकाश चकनाचूर हो गया। उसका शरीर एक विशाल पर्वत के समान विशाल था। जैसे ही यह दिखाई दिया, इसने अपना मुंह खोला और एक स्पिरिट बम उगल दिया। 10 मीटर के व्यास वाला स्पिरिट बम तुरंत येज़िवेन की ओर निकला जो स्टार बीस्ट पर था। बूम! एक अतुलनीय रूप से जोर की दहाड़ गूंजी और विशाल युआन क्यूई बम सीधे फट गया। शक्ति अत्यंत भयानक थी। शुआ शुआ शुआ! येज़िवेन के सामने अचानक से 5 आकृतियां बाहर निकलीं और एक गठन स्थापित किया। भयानक युआन क्यूई बम सीधे पूरे गठन में विस्फोट हो गया और फिर पूरे गठन द्वारा निगल लिया गया। बूम! शून्य में एक हिंसक कंपन था। वह युआन क्यूई बम सीधे एक अलग स्थान पर फटा। विस्फोट के बाद के दृश्य ने जुबान वर्ल्ड के स्थान को पागलपन से हिला दिया। कोई सोच सकता है कि यह कितना भयानक था। इस जानवर के पास कुछ कौशल है। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह लाल लोमड़ी की शक्ति निश्चित रूप से मिथक के दायरे से ऊपर थी। हालांकि येज़िवेन थोड़ा हैरान थी। वे स्वर्गीय फॉक्स कबीले के मुख्य क्षेत्र में लगभग पहुंच चुके थे। हेवनली फॉक्स प्रिंस और हेवनली फॉक्स कबीले के कुलपति अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिए? मुझे हमला करने दो, मैं उसे जिंदा निगल जाना चाहता हूं। जब तक मैं उसे निगलता हूं, मेरी चोटें ज्यादातर ठीक हो सकती हैं। स्टार बीस्ट धीमी आवाज में गुर्राया। इसकी आंखें लाल थीं और इसकी हत्या का इरादा अनंत था। क्या आप उसे संभाल सकते हैं? येज़िवेन ने पूछा। चिंता मत करो, द स्टार बीस्ट दहाड़ा। इस समय येज़िवेन के पैरों के नीचे से स्टार बीस्ट पहले ही एक पर्वत श्रृंखला की तरह बह गया था। यह आकाश को पार कर गया और अत्यंत भयानक था। बूम! उग्र लाल लोमड़ी ने सीधे अपना खूनी मुंह खोला और एक और युआन क्यूई बम उगल दिया। स्टार बीस्ट को मात नहीं देनी थी। इसने अपना बड़ा मुंह खोला और आसपास के तारों की शक्ति तुरंत अवशोषित हो गई। यह अंतहीन युआन क्यूई के साथ मिला हुआ था। युआन क्यूई बम में बदल गया और थूक गया। बूम! एक बड़ी दहाड़ थी। 2 युआन क्यूई बम सीधे एक साथ फटे, जिससे एक राक्षसी सदमे की लहर बन गई। एक पल में 1000 मील का दायरा एक राक्षसी युद्ध के मैदान में बदल गया। इस श्रेणी में चाहे वह मानव जाति के योद्धा हों या स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के विशेषज्ञ हों, उन्हें सीधे उड़ते हुए भेजा गया था। शॉक वेव से कुछ कमजोर लोगों की मौत हो गई। शुआ! 2 स्प्रिट बमों के टकराने के बाद का परिणाम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। द स्टार बीस्ट तुरंत लाश पर झपटा। इसने अपना खूनी मुंह खोला और उग्र लाल लोमड़ी को काट लिया। 2 विशाल पहाड़ जैसे अशुभ जानवर शून्य में भयंकर रूप से टकरा गए। इन 2 अशुभ जानवरों की तुलना में स्वर्गीय फॉक्स कबीले के विशेषज्ञ जो अपने वास्तविक रूपों में परिवर्तित हो गए थे, वे बौने थे जैसे बच्चे एक सुपर जायंट का सामना कर रहे हों। ऐसा लगता था कि इन 2 भयानक जानवरों के बीच लड़ाई में पूरा आकाश गिर गया था। प्रकाश की चकाचौंध करने वाली किरणें फूट पड़ीं और पूरे आकाश में तारों की शक्ति और ज्वालाओं की शक्ति भयंकर रूप से टकरा गई। यह 2 दिग्गज विशेषज्ञों के बीच की टक्कर थी। उसने पहले ही अन्य सभी कानूनों को छोड़ दिया था। लड़ने का सबसे सरल और सबसे क्रूर तरीका ही बचा था। यह शातिर जानवर भी असाधारण था। येज़िवेन को नहीं पता था कि यह किस तरह की विदेशी प्रजाति थी। यह वास्तव में इस हद तक स्टार बीस्ट से लड़ सकता है। उन्हें मार डालो, हम उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकते। अगर वे आगे बढ़ते हैं तो वे मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। मार डालो, मेरी आत्मा का निर्माण करो और मैं कभी नाश नहीं होऊंगा। अंत में जब मानव जाति की सेना ने 2 युद्धरत अशुभ जानवरों को दरकिनार कर दिया और कोर क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो स्वर्गीय फॉक्स कबीले के अभिजात्य अंत में दिखाई दिए। एक झटके के साथ गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर मौजूद सैकड़ों अस्तित्व अचानक प्रकट हो गए। यह स्वर्गीय फॉक्स कबीले की नींव थी। गहन मृत्यु क्षेत्र के चरम पर इन अस्तित्वों की उपस्थिति ने मानव जाति सेना की उन्नति को तुरंत अवरुद्ध कर दिया। मानव जाति की मोहरा सेना को गहन मृत्यु क्षेत्र के चरम पर इन सैकड़ों अस्तित्वों द्वारा सीधे गार्ड से पकड़ा गया था। उनमें से आधे से अधिक मौके पर ही नष्ट हो गए। मानव जाति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तुम आ जाए हो तो जाने के बारे में मत सोचो, यहां रहो। अचानक शून्य में एक ठंडी खर्राटे की आवाज सुनाई दी। एक सफेद बागे में एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी एक कदम आगे बढ़ा और सीधे शून्य को पार कर गया। वह सेना के सामने पहुंचा। लाखों सैनिकों का सामना करते हुए भी उनमें तनिक भी भय नहीं था। कबीले के नेता अमर रहे, अजेय। कबीले के नेता, कृपया कार्रवाई करें और मजबूत दुश्मन का सफाया करें। आकाश हमारे कबीले को आशीर्वाद दे, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। एक सफेद वस्त्र में इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की उपस्थिति को देखकर स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के सभी विशेषज्ञ तुरंत हड़कंप मच गया। सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वे वास्तव में मानव जाति द्वारा गाद से पकड़े गए और सीधे कोर क्षेत्र में आरोपित किए गए। वे गिरने के कगार पर थे, लेकिन अब जब उन्होंने उसे प्रकट होते देखा तो उन्हें अचानक प्रेरणा मिली। दूसरी ओर मानव जाति का मनोबल स्थिर हो गया। उनके सामने इस आदमी की प्रतिष्ठा बहुत ही क्रूर थी।
उसने जबरदस्ती स्वर्गीय फॉक्स कबीले को एक साधारण दानव रेस कबीले से 10 महान राजा कुलों के ऊपर की स्थिति में उठाया था, जिससे यह वर्तमान नंबर 1 दानव रेस कबीला बन गया। ऐसा कोई नहीं था जो उसे नहीं जानता था। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी इस बार व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी है। मानव जाति से एक आह निकली। सफ़ेद बालों वाले सिर और मुरझाए चेहरे वाला एक बूढ़ा कदम दर कदम बाहर चला गया। जब मानव जाति ने इस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उनका मनोबल तुरंत बढ़ गया। यह जुबान वर्ल्ड ह्यूमन रेस ओल्ड एंटीक का एकमात्र शेष पुराना वरिष्ठ था। बाई जियानशिंग से पहले वह एकमात्र प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। मानव जाति अमर रहे। पुराने पूर्वज, कृपया कार्रवाई करें और स्वर्गीय फॉक्स कबीले का सफाया करें। हम अजेय हैं। मानव जाति के पक्ष में उनका मनोबल और भी ऊंचा था। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें चैन से मरने का मौका मिला था, लेकिन अब तुम्हारे पास यह चांस भी नहीं है। स्वर्गीय फॉक्स कबीले के कुलपति ने पुराने मानव जाति के कुलपति पर ठंडी नजर डाली और कहा, भले ही हम कार्रवाई नहीं करते हैं, क्या आप हमें शांति से जीने देंगे? बूढ़ा ह्यूमन रेस पैट्रियार्क हंसा। उनकी मुस्कान में उपहास का भाव था। आप दानव जाति के बीच संबंध बना रहे हैं। क्या आप हमारी मानव जाति को नष्ट करने के लिए स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहते? कम से कम आप शांति से मर सकते हैं। स्वर्गीय फॉक्स कबीले के कुलपति ने इसका खंडन नहीं किया। ये चीजें उसके द्वारा की गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। यह अफसोस की बात है कि आपने यह आखिरी मौका भी छोड़ दिया है। तुम्हारे बिना मानव जाति सिर्फ मोटे मांस का एक टुकड़ा है जो वध होने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ एक जूनियर पर भरोसा कर सकते हैं? आप पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हैं। आपको अपने शेष वर्ष घर पर ही बिताने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन कोई मुझे मेरे शेष वर्षों को शांति से बिताने नहीं देता। मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ा मुखिया मंद मंद मुस्कुराया। जबकि मैं अभी भी अपनी पुरानी हड्डियों को हिला सकता हूँ, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं मानव कबीले के लिए कुछ कीलें निकालूं। पुराने कुलपति ने स्वर्गीय फॉक्स कबीले के कुलपति को देखा और जारी रखा, आप हमें रोक नहीं सकते। आप यह भी जानते हैं कि यद्यपि स्वर्गीय फॉक्स कबीले ने इन वर्षों में आपके मार्गदर्शन में पृथ्वी को हिला देने वाली प्रगति की है, पूरी मानव जाति की तुलना में आप अभी भी बहुत पीछे हैं। वास्तव में अभी भी हमारी ताकत और पूरी मानव जाति के बीच एक बड़ा अंतर है, लेकिन यह आपको एक रात के लिए रोके रखने के लिए पर्याप्त है। आपके पास केवल एक रात है और फिर यह आपकी आपदा होगी। आप एक बाहर निकालना चाहते हैं मानव जाति के लिए कुछ नाखून। तुम सही हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने गलत लक्ष्य चुना है। स्वर्गीय फॉक्स कबीले एक अस्तित्व नहीं है जिसका इस्तेमाल दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाने के लिए किया जा सकता है। स्वर्गीय फॉक्स कबीले के कुलपति ने उपहास किया और कहा, कल ह्यूमन रेस को जुबान वर्ल्ड से हटा दिया जाएगा और यह सब आपके द्वारा किए गए गलत निर्णय के कारण है। यह बस थोड़ी जल्दी या थोड़ी देर बाद है। चूंकि आप वैसे भी कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम पहले कार्रवाई करें और परेशानी को शुरुआत में ही खत्म कर दें। तुम बहुत मजबूत और बहुत अहंकारी हो। यदि आपने मानव जाति पर हमला करने के लिए दूसरों के साथ सांठगांठ नहीं की होती, तो स्वर्गीय फॉक्स कबीले को आज की आपदा का सामना नहीं करना पड़ता। सब कुछ भाग्य द्वारा तय किया गया है। बूढ़े पितृसत्ता ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और रुक रुक कर कहा। स्वर्गीय फॉक्स कबीले के कुलपति तुरंत चिल्लाए और एक उत्तेजित अभिव्यक्ति के साथ कहा, चुप रहो। हमारे कबीले के अस्तित्व के लिए लड़ने में कोई सही या गलत नहीं है। आपकी मानव जाति इतने बड़े क्षेत्र पर कैसे कब्जा कर सकती है? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आपकी बाधाओं के बिना हमारा कबीला आकाश में उड़ सकता है और भविष्य में अधिपति स्तर तक विकसित होने का अवसर प्राप्त कर सकता है। आप मेरी महत्वाकांक्षा को कैसे समझ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। आपकी महत्वाकांक्षा खराब नहीं है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप बहुत अधीर हैं। यदि आपके पास कुछ और वर्ष होते तो आपके पास वास्तव में एक मौका होता, लेकिन आज सब कुछ बदल जाएगा। मानव जाति के पुराने पितामह ने मुस्कराते हुए कहा, तुम बहुत आसानी से सोचती हो। क्या आपको वास्तव में लगता है कि स्वर्गीय फॉक्स कबीले से निपटना इतना आसान है? मानव जाति शक्तिशाली है, लेकिन जब तक हम आपको रोक सकते हैं, यह बहुत आसान है। क्या तुम्हें यहाँ मिटा दिए जाने का डर नहीं है? स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के कुलपति ने ठंडेपन से सूंघा। उसकी आवाज ध्वनि तरंगों में बदल गई जो हलकों में बह गई और सीधे मानव जाति के योद्धाओं के शरीर से टकराए। कुछ कमजोर मानव जाति के योद्धाओं ने खून की उल्टी की और सीधे घायल हो गए। यह शीर्ष पौराणिक क्षेत्र विशेषज्ञ की भयानक ताकत थी। मानव जाति के पुराने पितामह को पार नहीं करना था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और दूर का आकाश ढह गया। एक भयानक शक्ति ने शून्य को चकनाचूर कर दिया। स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के कई विशेषज्ञों ने मौके पर ही खून की उल्टी कर दी और उन्हें उड़ते हुए भेज दिया गया। जब दो पौराणिक दायरे के विशेषज्ञ लड़े तो शून्य ढह गया। जब अमर लड़े तो नश्वर पीड़ित हुए। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में जीने से थक गए हो। पुरानी बात। आज मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूं। स्वर्गीय फॉक्स कबीले के कुलपति ने एक कदम आगे बढ़ाया।
दूर उसका शरीर उबल रहा था। एक मधुर ध्वनि और एक गति थी जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। यह एक अत्यंत भयानक पौराणिक क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह एक अद्वितीय चरित्र था जिसने अकेले ही स्वर्गीय फॉक्स कबीले को उसकी वर्तमान स्थिति में ला दिया था। अगर भविष्य में मौका मिला तो वह अपना रास्ता साबित करने में भी सक्षम हो सकता है। मानव जाति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वर्गीय लोमड़ी कबीले पर हमला करने की? आज मानव जाति पूरी तरह से मिटा दी जाएगी। स्वर्गीय फॉक्स कबीले के कुलपति के हाथों में एक लंबा ब्लेड दिखाई दिया। ब्लेड के अनगिनत नियम सीधे प्रकट हुए। उसने उपहास किया और कहा, यह अफसोस की बात है कि आप अब अपने चरम पर नहीं हैं। अन्यथा मैं भी आपसे हार जाता। लेकिन अब आप पहले ही एंजल डे के स्टेज 5 में प्रवेश कर चुके हैं। अपनी वरिष्ठता का फायदा न उठाएं। क्या आप अभी भी मानव जाति के लिए कील निकालना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आप अंततः मानव जाति का सफाया करने के लिए नेतृत्व करेंगे। उद्धरण चिन्ह। बूढ़े कुलपति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तथ्य यह है कि वह अपने जीवन के अंत के करीब था, बताया गया था। वास्तव में उसका शरीर पहले से ही मृत्यु क्यूई से जुड़ा हुआ था। यहाँ तक ये जिवेन भी देख सकते थे कि उनका जीवन वास्तव में समाप्त होने वाला था। बकवास काटो। आज मैं मानव जाति के ताबूत में सबसे बड़ी कील हटा दूंगा। तुम बहुत अधिक सोच रहे हो। तुम पहले से ही अपने गोधूली वर्ष में हो। युद्ध में तुम्हारा समर्थन करने के लिए तुम्हारे पास कितना खून और क्यूई बचा है। मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों पीड़ित हों, इसलिए मैंने तुम्हें जीने दिया अब तक। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम सच में जीने से थक गए हो। स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के बुजुर्ग ने दहाड़ लगाए। उसकी आवाज पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली थी और उसकी आभा तुरंत उबल गई। चाहे मेरे पास कितना ही कम रक्त और क्यूई क्यों न हो, यह अभी भी तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। पुराने कबीले के बुजुर्ग ने दहाड़ लगाए। उसके शरीर पर मांस और खून स्पष्ट रूप से जवान होने लगा। उसके मूल रूप से पीले बाल काले होने लगे और वह धीरे धीरे एक दृढ़ निश्चयी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया। बूढ़े आदमी, तुम पागल हो। क्या तुम सच में मेरे साथ मरने जा रहे हो? स्वर्गीय लोमड़ी कबीले का बुजुर्ग अचानक सदमे में दहाड़ा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मानव कबीले के पुराने कबीले के बुजुर्ग उनके सभी रक्तसार को जला देंगे और उनके साथ मिलकर नाश करने का इरादा रखते हैं। बड़े पूर्वज। बाई जियानशेंग का फिगर अचानक सामने आया और उनकी आवाज भावनाओं से भर गई। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये जिवेन की आकृति भी तुरंत दिखाई दी और उनकी आंखें अकथनीय भावनाओं से चमक उठीं। वह जानता था कि भले ही पुराने कबीले के बुजुर्ग इस लड़ाई से नहीं गुजरे, वह अधिक से अधिक 10 साल तक जीवित रहेगा। उसके शरीर में जीवन शक्ति काट दी गई थी। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु प्राकृतिक चक्र थे और कोई भी ऐसे नियम का विरोध नहीं कर सकता था जब तक वह अपने ताऊ को साबित नहीं कर सकता था। लेकिन ओल्ड क्लान एल्डर स्पष्ट रूप से उस दिन तक इंतजार नहीं कर सकता था। मूर्ख बच्चे, वास्तव में मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने अब तक जीने का कारण इसलिए चुना क्योंकि मैं मानव जाति के बारे में चिंता करना बंद नहीं कर सकता। अब जब आपने भी पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और ये जिवेन के समर्थन के साथ मानव कबीले को माउंट ताई के समान स्थिर कहा जा सकता है, मुझे और क्या चिंता करनी है? मुझे मानव जाति के लिए यह आखिरी लड़ाई लड़ने दो। मैं एक योद्धा हूँ और अपने बिस्तर पर मरना मेरे लिए शर्म की बात है। जरूरी नहीं कि युद्ध में मरना बुरा अंत हो। बूढ़े कबीले के बुजुर्ग ने मुस्कराते हुए कहा। उसका चेहरा एक अधेड़ उम्र के आदमी जैसा हो गया था। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनका शरीर लंबा हो गया था। उनके जीवन के अंतिम क्षण भी सबसे शानदार तरीके से व्यतीत होने चाहिए। भले ही आप थोड़े समय में अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, तो क्या हुआ? आप अभी भी मुझसे तुलना करने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं। स्काई फॉक्स कबीले के पितामह थोड़ा हैरान थे, लेकिन यह केवल एक मामूली आश्चर्य था। भले ही बूढ़ा पितृपुरुष अपने चरम पर पहुंच गया हो, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरा। राक्षसी आभा ने एक काला कोहरा बनाया जो आकाश में उठ गया और दुनिया को ढक दिया। इसे राक्षसों के साम्राज्य में बदल दिया। पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिलने लगी। उसके हाथ में लंबे कृपाण ने एक शक्तिशाली कृपाण प्रकाश उत्सर्जित किया। यह ऐसा था जैसे एक अतुलनीय विशाल सूरज फट गया हो। अचानक दिव्य प्रकाश की लाखों किरणें निकलीं। अनंत प्रतिभा खिल उठी। भयानक कृपाण क्यूई बह गया। चाहे वह आकाशीय लोमड़ी कबीले के विशेषज्ञ हों या मानव कबीले के योद्धा, वे सभी पीछे हट गए। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकते थे। उन्हें सीधे मौके पर मारा गया और सीधे पूरे आसमान में खून क्यूई में बदल गया। वे पौराणिक क्षेत्र के सामने चींटियों से अलग नहीं थे। उसके हाथ में छद्म दिव्य कलाकृति एक क्रूर प्रकाश के साथ चमकी, जिसने दुनिया को कंबल दिया और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। यह पुराने कबीले के प्रमुख पर फिसल गया, जिससे पूरा आसमान हिंसक रूप से कांपने लगा। इस समय पुराने कबीले के बुजुर्ग ने बाई जियानशेंग को देखा और फिर ये जिवेन को देखा। वह मुस्कुराया और कहा, अब से मानव वंश आपके हाथों में है।
उन दोनों को देखकर ऐसा लगा जैसे वह अपने बारे में ही सोच रहा हो। उनका जन्म जुवान वर्ल्ड में हुआ था, प्राचीन बैरन से नहीं। जब मानव वंश अपने चरम पर था तब उसने प्राचीन बंजरों का अनुभव नहीं किया था। हुआन दुनिया में मानव कबीला एक बड़ा कबीला था, लेकिन यह आधिपति नहीं था। यह अत्याचारी और अस्थिर होने से बहुत दूर था, जैसा कि प्राचीन बैरन में था। हजारों साल पहले वह युवा और वीर भी थे। वह मानव कबीले के लिए युद्ध की राह पर चल पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को मारा और अनगिनत शक्तिशाली शत्रुओं के सिर काट डाले। वह अनगिनत शक्तिशाली दुश्मनों द्वारा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो छिपी हुई चोटों को पीछे छोड़ गया था जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। अपने बाद के वर्षों में वह उदास और दयनीय था। उन्होंने अपने शेष वर्ष दर्द और यातना में बिताए। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह पौराणिक क्षेत्र के बिना मानव कबीले के बारे में चिंतित था तो वह पकड़ में नहीं आता। लेकिन अब उस युवा पीढ़ी को देखकर जिसे उसने सावधानी से विकसित किया था, उसके पास पूछने के लिए और कुछ नहीं था। वह उसे सबसे शानदार तरीके से विदा करने जा रहा था। बाई जियानशेंग बेकाबू होकर सिसक रही थी। पुरुष आसानी से आंसू नहीं बहाते थे क्योंकि उन्हें गहरी चोट नहीं लगी थी। हालांकि वह ओल्ड क्लैन एल्डर के कबीले का सदस्य नहीं था, लेकिन जब वह छोटा था तब से बाई जियानशेंग ने उसे सिखाया था। इस तरह उन्होंने वह हासिल किया जो उन्होंने आज हासिल किया है। अब वह पुराने कबीले के बुजुर्ग को सबसे दुखद तरीके से उसे विदा करते हुए देखने जा रहा था। यहां तक एक शिवेन भी नहीं जानती थी कि इस समय क्या कहे। गर्जन। पुराने कबीले के बुजुर्ग ने एक लंबी दहाड़ निकाली। उसका खून और क्यूई बढ़ गया। लोहे के कपड़े पहने, एक लंबा भाला लिए हुए, हर कोई मानव कुल के युद्ध के देवता को फिर से देखने लगा। उनकी ताकत पोवांग दायरे के 7वें आसमान के शिखर तक पहुंच गई। चाहे वह ओल्ड क्लैन एल्डर हो या स्काई फॉक्स क्लैन एल्डर, वे दोनों पोवांग दायरे के 7वें आसमान के शिखर पर कदम रख चुके थे। वे देर से पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और अपने ताव को साबित करने से बहुत दूर नहीं थे। लेकिन यह उनकी यात्रा का अंत था। वे कैसे कह सकते हैं कि उन्हें कोई पछतावा नहीं था? लेकिन उनके दाव को साबित करने का रास्ता हड्डियों से पक्का था। अनगिनत लोग राजा बनने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गिरे। उसका सारा पछतावा भी इस लड़ाई में खत्म हो जाएगा। बूम! बड़ी गर्जना हुई। छद्म दिव्य लंबी कृपाण और लंबा भाला भयंकर रूप से टकराया। दोनों अनुपम दिव्य अस्त्र थे। भगवान जानता था कि उन्होंने कितने लोगों का खून पिया है, लेकिन अब वे सबसे आश्चर्यजनक लड़ाई लड़ने जा रहे थे। दिव्य प्रकाश के प्रस्फुटन ने अंतरिक्ष को ढक लिया, जिससे यह स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया कि क्या हो रहा है। ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि स्काई फॉक्स कबीले के मुखिया को सीधे तौर पर पीटा गया था। भाले की ताकत ने उसे कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंत में, मैं अपने दिल की सामग्री से लड़ सकता हूं, हालांकि ज्यादा समय नहीं है, यह काफी है। मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा। अपने चरम अवस्था में बहाल पुराने कबीले के बुजुर्ग की पुरानी महत्वाकांक्षा तुरंत पुनर्जीवित हो गई, जैसे कि वह हजारों साल पहले वापस आ गया हो। वह अपनी सबसे अत्याचारी अवस्था में था। स्काई फॉक्स कबीले के बुजुर्ग भयभीत थे। वह दहाड़ा और उसके पीछे राक्षसी आभा बढ़ी। उसने फिर से हमला करना शुरू कर दिया। राक्षसी आभा आकाश में उड़ गई और उसके पीछे एक विशाल 9 पूंछ राक्षस लोमड़ी बन गई। इसकी पूंछ हिल गई और आकाश हिल गया। उन सब को मार दो! बूढ़ा कबीला बुजुर्ग चिल्लाया और उसके हाथ में लंबा भाला सीधे चुभ गया। भाले की नोक पर पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला प्रकाश था। उसकी बाहों की मांसपेशियां उभरी हुई थीं और अतुलनीय रूप से मजबूत थीं। उनकी चरम अवस्था कोई छोटी बात नहीं थी। पुराने कबीले एल्डर का भाला प्रकाश सीधे असीम राक्षसी आभा के माध्यम से टूट गया। राक्षसी आभा में एक बड़ा छेद खोल दिया और स्काई फॉक्स कबीले एल्डर की ओर विस्फोट हो गया। स्काई फॉक्स कबीले के बुजुर्ग ने खुद को बचाने के लिए एक चौंकाने वाली कृपाण आभा को जल्दी से गिरा दिया। उसने अब पुराने कबीले के बुजुर्ग को मारने के बारे में नहीं सोचा। अपनी चरम अवस्था में और यह जानते हुए कि वह मर जाएगा, उसने बिना किसी दया के अपनी ची और रक्त को जला दिया। वह पहले ही पागल हो चुका था। वह उसके साथ नहीं मर सकता था। जब तक वह पुराने कबीले के बुजुर्ग को उसके मरने तक रोक कर रखता था, तब तक पृथ्वी टूटने वाली तबाही का समाधान किया जा सकता था। बजना! लंबा भाला कृपाण प्रकाश से भीषण टकराया। स्काई फॉक्स कबीले के बुजुर्ग सीधे घायल हो गए और मौके पर ही उड़ गए। यहां तक उसका शरीर भी फटा हुआ था और खून बिखरा हुआ था। पुराने कबीले के बुजुर्ग का भाला बहुत मजबूत था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह आकाश को भी कुचल सकता था। दुनिया के लिए फॉक्स की दहाड़! स्काई फॉक्स कबीले के संरक्षक भी दहाड़ते हैं। उसने अपने शरीर में चोटों को दबा दिया और उसके पीछे 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी का प्रेत और अधिक ठोस हो गया। इसकी दहाड़ ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और यह सीधे पुराने कुलपति पर झपटा। बस इसके आधार पर आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। बूढ़ा कबीला बुजुर्ग दहाड़ता है और उसके शरीर पर लगे लोहे के कपड़े कांपने लगते हैं।
उसके हाथ में लंबा भाला तैरते हुए अजगर की तरह दौड़ा और सीधे 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी के प्रेत में जा गिरा। बूम! पौराणिक क्षेत्र के 2 अतुलनीय शक्तिशाली विशेषज्ञों ने जमकर संघर्ष किया। दोनों पक्षों ने किसी भी भव्य चाल और कानूनों को त्याग दिया। केवल सबसे सरल लड़ाई ही कम से कम समय में विजेता का निर्धारण कर सकती है। विशेष रूप से पुराने कबीले के बुजुर्ग जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हर भाला घातक और अजेय था। मारना। मानव कबीले के कई विशेषज्ञों ने दोनों के बीच युद्ध के मैदान को बाईपास करना शुरू कर दिया और स्वर्गीय फॉक्स कबीले की गहराई की ओर बढ़ गए। ये जिवेन के नेतृत्व में बाई जियानशिंग नहीं चले। उसने पुराने कबीले के प्रमुख और स्वर्गीय फॉक्स कबीले के प्रमुख के बीच लड़ाई को दूर से देखा। उसकी आंखें विस्मय में थीं, मानो वह मदहोशी में हो। मार डालो, स्काई फॉक्स कबीले को मार डालो। मानव कबीला अमर और अजेय है। इन लोगों ने पूरे युद्ध के मैदान को बाईपास कर दिया था और स्काई फॉक्स कबीले के मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ना जारी रखा। स्वर्गीय फॉक्स कबीले के विशेषज्ञों ने भी बहुत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने एक के बाद एक कार्रवाई की, पूरे शून्य को सील कर दिया और गठन को पुनर्जीवित किया। लेकिन यह बेकार था। हालांकि बाई जियानशिंग ने कोई चाल नहीं चली। ये जिवेन और यंग कुनपेंग के नेतृत्व में पहले स्पर्श में पूरी व्यू ढह गई। यह लोहे की घुड़सवार सेना को रोक नहीं सका। वह पूरे स्काई फॉक्स कबीले को उखाड़ने के लिए सभी की प्रतिक्रिया का लाभ उठाना चाहता था। मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ो, ये शिवेन चिल्लाया और आकाश कांप उठा। लड़ाई अभी भी जोरों पर थी। करोड़ों जीव एक दूसरे को मार रहे थे। दहशत का स्तर आम लोगों की कल्पना से भी परे था। उनमें से पौराणिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की 2 जोड़ियां भी लड़ रही थीं। दूर से इस दृश्य को देख रहे विभिन्न कुलों और सेनाओं के गुप्तचर फीके पड़ गए। पास आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। इस तरह की लड़ाई, चाहे वह पौराणिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच टकराव हो या कुलीन सेनाओं के बीच टकराव, आतंक की डिग्री उनकी कल्पना से बहुत परे थी। आम लोगों को पास भी नहीं जाना पड़ता था। उन्हें नष्ट करने के लिए सिर्फ शॉकवेव ही काफी थी। शून्य में पौराणिक दायरे के विशेषज्ञों की 2 जोड़ियों के बीच लड़ाई भी एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर गई थी। स्टार बीस्ट और उग्र लाल लोमड़ी के बीच लड़ाई भी सबसे तीव्र चरण में पहुंच गई थी। स्टार बीस्ट ने उग्र लाल लोमड़ी के मांस के एक बड़े टुकड़े को काट लिया, लेकिन यह उग्र लाल लोमड़ी की पूंछ से लगभग काट लिया गया था। यह बेहद भयानक था। हर जगह खून बिखरा हुआ था। हर जगह हड्डियां और मांस उड़ गए। यह सबसे बर्बर और क्रूर था। लेकिन दोनों पक्षों ने पहले ही आसपास के हजारों मील को युद्ध के मैदान में बदल दिया था। दूसरी ओर, हालांकि ओल्ड पैट्रियार्क और स्काई फॉक्स पैट्रियार्क के बीच लड़ाई उतनी खूनी नहीं थी, तीव्रता की डिग्री हीन नहीं थी। ओल्ड पैट्रियार्क के हमलों के तहत स्काई फॉक्स पैट्रियार्क लगातार पीछे हट रहा था। वह बमुश्किल पकड़ रहा था। पुराने पितृसत्ता की जीवटता अधिक से अधिक विपुल होती जा रही थी, लेकिन इसने लोगों को इसे देखकर दुखी कर दिया। वह पहले से ही अपने जीवन का अंतिम समय जला रहा था। अब वह जितना अधिक मेधावी था, उतनी ही तेजी से वह बाद में मरेगा। दोनों पक्ष दांत पीस कर पकड़े हुए थे, लेकिन जो कोई भी अंत तक टिके रह सकता था, वह अंत में हंसने वाला ही होगा। ये जिवेन, तुम मौत को दावत दे रही हो। स्काई फॉक्स कबीले की गहराई से एक जोरदार चीख निकली। ये जिवेन के भाव ठंडे पड़ गए। मुख्य पात्र आ गया है। शून्य से एक भयावह आकृति उभरी। एक भयावह कृपाण चमक के साथ यह युवा कुनपेंग पर गिरा, जो अभी भी कहर बरपा रहा था। स्वोश! युवा कुनपेंग, जो पहले कभी पीड़ित नहीं हुआ था, कृपाण की चमक से प्रभावित था। यदि गहरे पहाड़ों और घाटियों में पंखों के लिए नहीं, जो कृपाण की चमक को अवरुद्ध करता है, तो उसका पूरा शरीर हवा में फट जाता। फिर भी उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा घाव था और लगातार सुनहरा खून बह रहा था। गर्जन! युवा कुनपेंग ने अपने फेफड़ों के शीर्ष पर दहाड़ना जारी रखा। इसकी क्रूर चीखें आसमान में उड़ गईं। यह 10 महान प्राचीन क्रूर जानवरों का नेता था। भले ही यह येकशिवेन के साथ विनम्र था, यह केवल तभी विनम्र था जब यह येकशिवेन के पास था। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने ट्रू मार्शल डोमेन के ब्रह्मांड में अपना नाम बनाया था। कोई नहीं जानता था कि उसने कितने विशेषज्ञों को मारा है। उसे एक हानिरहित छोटी सी चीज के रूप में मानना बड़ी गलती होगी। वह मृत्यु से दूर नहीं था। हालांकि वह केवल पोवान क्षेत्र के 4थे स्वर्ग में था, यहां तक कि पोवान क्षेत्र का 5वां स्वर्ग भी उसके द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस पर अचानक हमला किया गया और उसका क्रूर स्वभाव उजागर हो गया। हालांकि येकशिवेन के शब्दों ने उसे तुरंत शांत कर दिया। जाओ और पहले दूसरों का ख्याल रखो। यह मुझ पर छोड़ दो। तुम उसके मैच नहीं हो, ये जिवेन ने हल्के से कहा। हालांकि युवा कुनपेंग बहुत अनिच्छुक था, उसने येकशिवेन के शब्दों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा, जैसा कि ये जिवेन ने कहा, आकाशीय फॉक्स मास्टर वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वह केवल येकशिवेन पर मुस्कुरा और दहाड़ सकता था। उसके शरीर पर घाव पहले ही ठीक हो चुके थे। विशाल कुनपेंग अब पहले जैसा प्यारा नहीं रहा। इसके विपरीत, यह नंबर 1 महान प्राचीन खूंखार जानवर के रूप में पहले ही अपने मूल स्वरूप में लौट आया था।
युवा कुनपेंग को उड़ते हुए देखकर दिव्य फॉक्स मास्टर की एक जटिल अभिव्यक्ति थी। वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन साथ ही वह थोड़ा ईर्ष्यालु भी था। इतने बड़े प्राचीन क्रूर जानवर को वश में करने में सक्षम होने के लिए ये ज़िवेन का भाग्य वास्तव में अच्छा होना चाहिए। आम लोगों ने इसे अपने जीवन में एक बार भी नहीं देखा होगा, इसे वश में करना तो दूर की बात है। यहाँ तक कोई पौराणिक विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। उसके लिए बिना किसी स्पष्ट पृष्ठभूमि के इतने कम समय में इस बिंदु तक साधना करने में सक्षम होना शायद सौभाग्य की इस बाढ़ के कारण था। हालांकि यह आज समाप्त हो गया था। सब कुछ समाप्त होने का समय आ गया था। उसकी आंखें लाल थीं और उसने येकशिवेन को नाराजगी से देखा। मानव कबीले के छापे के कारण स्वर्गीय फॉक्स कबीले को बहुत नुकसान हुआ था। भले ही वे जीवित रह सकें, आज के नुकसान स्वर्गीय फॉक्स कबीले को लंबे समय तक बेदम करने के लिए पर्याप्त थे। मैं वास्तव में नफरत करता हूं कि मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा, आकाशीय लोमड़ी राजकुमार ने दांत पीसकर कहा। मैं भी, ये ज़िवेन ने शांति से कहा। चाहे कुछ भी हो, मौजूदा स्थिति में उनका पलड़ा भारी था। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब बहुत देर नहीं हुई है। मैं तुम्हारी आत्मा को निकाल दूंगा और इसे नौ शांति के तहत दबा दूंगा। तुम्हें दिन रात प्रताड़ित किया जाएगा और तुम फिर कभी नहीं उठ पाओगे। द हेवेनली फॉक्स प्रिंस येकशिवेन के प्रति नाराजगी से भरा हुआ था। हालांकि ये शब्द क्रूर नहीं लगते थे, लेकिन एक किसान के लिए यह मौत से भी बड़ी यातना थी। ये ज़िवेन ठंडेपन से मुस्कुराए। क्या आप जानते हैं कि जब मैंने खबर सुनी तो मुझे कैसा लगा? 1 लाख घास मिट्टी के घोड़े मेरे दिल से सर पर दौड़े। भूल जाओ, मेरे कहने पर भी तुम नहीं समझोगे। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम नहीं जानते कि मैं उसकी एक उंगली भी छूना सहन नहीं कर सकता था? तुम तीनों ने वास्तव में उसे तब तक पीटने की हिम्मत की जब तक कि उसका पता नहीं चल गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वह चखें जिसे दिल दहलाने वाला दर्द कहा जाता है। ये ज़िवेन मुस्कुराया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और कुछ पशुवत उग्रता थी। अनजाने में स्टार बीस्ट की रक्त रेखा धीरे धीरे उसके दिमाग को प्रभावित करने लगी थी। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था और उसने इसे फिर से दबा दिया। उसकी आंखों ने अपनी स्पष्टता वापस पा ली। चलो, बकवास मत करो। क्या तुमने मेरे आत्मा अवतार को जब्त नहीं किया? शिक्षाओं को सुनने के अपने 10 वर्षों के परिणामों सहित मुझे देखने दो कि इस 1 वर्ष में तुमने कितनी प्रगति की है। ये ज़िवेन ने कहा हल्की हल्की। तो ज़िवेन के अहंकारी रवैये ने आकाशीय लोमड़ी राजकुमार को क्रोधित कर दिया। वह पहले कभी इतना उदास नहीं हुआ था। तुम मौत को दावत दे रहे हो, वह चिल्लाया और सीधे शून्य से एक लंबी कृपाण निकाली। चमकदार कृपाण प्रकाश ने सीधे शून्य को तोड़ दिया। यह मूल रूप से सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के कुलपिता के समान मूल का था। यद्यपि यह उतना शक्तिशाली नहीं था, सूक्ष्मता के मामले में यह आकाशीय फॉक्स कबीले के कुलपति से कम नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में आकाशीय फॉक्स कबीले के कुलपति की प्रगति लगभग अकल्पनीय थी। एक पल में वह पहले से ही पोवांग दायरे के चौथे स्तर के शिखर से जुड़ी भयानक ताकत को भड़का चुका था। नहीं, पोवांग क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर के एक साधारण मास्टर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हालांकि यह स्पष्ट था कि उन्हें गलत प्रतिद्वंद्वी मिल गया था। लंबा कृपाण सीधे नीचे गिरा, शून्य को तोड़ता हुआ। इस समय येकशिवेन आखिरकार चली गई। एक पल में उसने सीधे अपना हाथ बढ़ाया और सीधे कृपाण प्रकाश में चला गया। खनखनाहट की आवाज अंतहीन थी। उनका बड़ा हाथ जहां भी जाता, कृपाण की बत्ती सीधे चकनाचूर हो जाती। डांग, तेज आवाज के साथ लंबी कृपाण उसके हाथ में लग गई। कृपाण की रोशनी अतुलनीय रूप से तेज थी, लेकिन यह उसके हाथ पर कोई निशान भी नहीं छोड़ सकती थी। अच्छा नहीं है, उसने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसे नहीं पता था कि लंबी कृपाण वास्तव में कब ये ज़िवेन के हाथ में थी। क्या मेरे मूल आत्मा अवतार को चुराने के बाद तुम्हारे पास इतना ही है? तुमने मुझे वास्तव में निराश किया है, ये ज़िवेन चिल्लाया। वह नहीं जानता था कि कब, लेकिन वह पहले ही उसके सामने दौड़ पड़ा। एक हाथ में लंबी कृपाण रखने के अलावा दूसरा हाथ सीधे प्रार्थना की चटाई की तरह था, सीधे थप्पड़ मार रहा था। टकराना, ये ज़िवेन के बड़े हाथ ने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और अचानक उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह सीधे थप्पड़ मार गया। एक पल में वह हजारों मील उड़ गया, एक मैट्रिक्स में पटक दिया और मुश्किल से रुका। उसके चेहरे का आधा हिस्सा येकशिवेन ने लगभग तोड़ दिया था। अतुलनीय रूप से क्रूर दिखने वाली पिछली सौम्य और सुरुचिपूर्ण उपस्थिति कहाँ थी? वह पूरी तरह से चौंक गया। उसने अपनी ताकत पूरी तरह से भड़का दी थी, लेकिन वास्तव में उसे येकशिवेन ने थप्पड़ मार दिया था। केवल वही नहीं, बल्कि दूर से लड़ाई देख रहे लोग भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। पौराणिक स्तर की 3 लड़ाइयां, हर एक शानदार थी, जिससे उनके लिए अपनी आंखें हटाना असंभव हो गया। सामान्य तौर पर मानव पक्ष का पलड़ा भारी था। स्टार बीस्ट और उग्र लाल लोमड़ी के बीच लड़ाई भी अधिक तीव्र थी। दोनों पक्षों को बहुत गहरे घाव मिले थे और यह लगभग आमने सामने की लड़ाई थी। स्टार बीस्ट के हमले के तहत भयंकर और अतुलनीय दानव फॉक्स के गिरने की और भी अधिक संभावना थी।
स्टार बीस्ट का असली अत्याचार यह था कि वह आपके साथ कोई चालाकी नहीं करेगा। वह सीधे तुम्हारे आधे सिर को काट देगा और देखेगा कि क्या तुम अब भी अहंकारी हो सकते हो। इस तरह की दुष्ट लड़ाई शैली के तहत लाल दानव लोमड़ी के पास इससे निपटने का लगभग कोई रास्ता नहीं था। दूसरी ओर पुराने मानव कबीले के कुलपति के क्यूई और रक्त अधिक से अधिक जोरदार हो रहे थे, लगभग बिना किसी थकावट के। उसने सीधे तौर पर आकाशीय फॉक्स कबीले के कुलपति को इस हद तक दबा दिया कि वह अपना सिर उठाकर सांस भी नहीं ले सका। लड़ाई तूफान की तरह चलती रही। हालांकि पुराने मानव पितामह का पलड़ा भारी था, लेकिन वह ये ज़िवेन जितना मजबूत नहीं था, जिसने स्वर्गीय लोमड़ी राजकुमार को एक थप्पड़ के साथ उड़ने के लिए भेजा था। ऐसी ताकत बस चौंकाने वाली थी। ऐसा कहा जाता है कि कुछ वर्षों के बाद सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर की ताकत ने काफी प्रगति की है, लगभग एक पृथ्वी बिखरने के स्तर तक पहुंच गया है। इससे पहले वह हुआ मेघान को घायल करने के लिए जून डिंगटियन और यंग मास्टर गुई यून के साथ भी शामिल हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि उसकी ताकत लंबे समय से पोवांग दायरे के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन अब वह वास्तव में इतना कमजोर है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वह बहुत कमजोर है, लेकिन ये ज़िवेन बहुत मजबूत है। क्या तुमने देखा है ज़िवेन की ताकत इतनी अत्याचारी है और जब उसने उससे निपटा तब भी उसने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। यह वास्तव में भयानक है, किसी ने हौंफते हुए कहा। मैंने सोचा था कि ये ज़िवेन इतनी लापरवाही से पेश आने की हिम्मत के लिए पूरी तरह से पागल थी। अब ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं है। मुझे डर है कि उसकी ताकत पोवांग दायरे के चौथे स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कुछ ही वर्षों में उसके पास पहले से ही इतनी ताकत है, और यह इस आधार पर है कि उसने दाव फल खो दिया जिसे उसने 10 वर्षों तक सुना। अन्यथा उसकी ताकत को देखते हुए कौन जानता है कि वह अब किस स्तर तक बढ़ गया होता। उसकी जबरदस्ती मुझे किसी की याद दिलाती है। क्या दिव्य संघ के नेता दिन में इस तरह कदम दर कदम ऊपर नहीं उठे थे? नहीं, यहाँ तक उस समय के दिव्य संघ के नेता भी ये ज़िवेन की तरह अत्याचारी नहीं थे। कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक आह के साथ कह सकता था। सब चुप थे। उनमें से कई लोगों ने दिव्य संघ के नेता के उदय को देखा था, और वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि अगर ये ज़िवेन भी उठ सकते हैं तो यह कितना भयानक होगा। जब हर कोई भावनाओं से आहें भर रहा था, ये ज़िवेन ने चलना शुरू कर दिया था। कदम दर कदम वह स्वर्गीय लोमड़ी के बच्चे की ओर चला, जैसे कि वह आंगन में इत्मीनान से टहल रहा हो। यह ऐसा था जैसे वह युद्ध के मैदान में नहीं चल रहा हो, बल्कि किसी बगीचे में छायादार रास्ते पर चल रहा हो। भाड़ में जाओ। आकाशीय फॉक्स मास्टर थोड़ा पागल था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी ताकत वास्तव में ये ज़िवेन के सामने इतनी कमजोर थी। लगभग एक ही पल में उसकी ताकत पूरी तरह से टूट गई थी। वह एकाएक पागल हो गया। उसके हाथ में लंबी कृपाण फिर से दिखाई दी और उसके पूरे शरीर की राक्षसी आत्मा उस पर केंद्रित हो गई। अनगिनत ईश्वरीय जंजीरें उसमें से निकली और आकाश में आपस में जुड़कर दानव जाति का राज्य बन गईं। इस असीमित शक्ति के साथ वह एक ज़िवेन की ओर लपका। गड़गड़ाहट। आकाश हिंसक रूप से हिल गया और ऐसा लग रहा था कि सभी सेबर डाउ कानून सूख गए हैं और एक पल में जाग गए हैं। एक विशाल बवंडर का निर्माण किया जो ये ज़िवेन की ओर कुचल गया। इतने भयानक हमले के सामने ये ज़िवेन बिल्कुल भी नहीं हिली। उसने तुरंत सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर को थप्पड़ मार दिया। यह एक और तमाचा था जिससे लगता था कि आकाश और पृथ्वी चकनाचूर हो गए हैं। यह अत्यंत शक्तिशाली था और दिव्य फॉक्स यंग मास्टर के हमले को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। यह एक कांच की तरह था जिसे टुकड़े टुकड़े करके टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। ये ज़िवेन का हमला नहीं रुका। वह बड़ी हथेली सीधे स्वर्गीय फॉक्स चाइल्ड की ओर थप्पड़ मारती है। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण थप्पड़ था, लेकिन स्वर्गीय फॉक्स चाइल्ड की आंखों में इस थप्पड़ ने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की जगह को सील कर दिया। अचानक उसे चकमा देने से रोक दिया गया। इसकी वजह यह थी कि वह बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था, नहीं तो उसे ये ज़िवेन के थप्पड़ से उड़ाया नहीं जाता। उसकी आंखें सदमे और गुस्से से भर गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह ये ज़िवेन से इस तरह पिटेगा। उन दोनों को कम उम्र में हुआन दुनिया में प्रसिद्ध माना जाता था। उसकी प्रतिष्ठा ये ज़िवेन से भी अधिक थी। इसके अलावा वह ये ज़िवेन से सैकड़ों साल पहले प्रसिद्ध हो गया था। ये ज़िवेन की तुलना उससे बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। वास्तव में उसके दिल में उसने वास्तव में ये ज़िवेन की परवाह नहीं की। इसके अलावा वो ये ज़िवेन से बहुत पहले ही गॉडमिथ के स्तर पर पहुंच गया था। इसके अलावा उसने ये ज़िवेन के नवजात देवत्व अवतार का एक हिस्सा लिया था और उससे बहुत कुछ हासिल किया था। यही कारण था कि वह इतना आश्वस्त था कि वह ये ज़िवेन को कुचल सकता था जिसे ताऊ ने प्रबुद्ध नहीं किया था। कौन जानता था कि स्थिति उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे थी। हालांकि ये ज़िवेन पोवान क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर था, जो उससे एक स्तर नीचे प्रतीत होता था, लेकिन जब वास्तविक लड़ाई की बात आती है तो यह पूरी तरह से अलग स्थिति थी। पोवान क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक विशेषज्ञ के रूप में उसे ये ज़िवेन द्वारा इस हद तक दबा दिया गया था कि वह अपना सिर भी नहीं उठा सकता था। उसके पास वापस लड़ने की ताकत भी नहीं थी। यह बस एक बड़ा अपमान था।
एक पल में उसने बहुत सी बातें सोच लीं। हालांकि येज़िवेन ने उसे सोचने का कोई समय नहीं दिया और सीधे उसे थप्पड़ मार दिया। टकराना। एक बार फिर उनके आधे चेहरे पर सीधे तमाचा पड़ा। उसका पूरा शरीर ऊपर की तरह घूम गया और सीधे एक बवंडर बन गया। उसे उल्का की तरह हजारों मील दूर से थप्पड़ मारा गया। इस बार सभी दर्शकों को डर का एहसास हुआ। इस एहसास के अलावा सबसे खास बात यह थी कि उन सभी को दांत में दर्द महसूस हुआ। वे सभी दिव्य फॉक्स मास्टर के लिए दांत दर्द महसूस कर रहे थे। पहले तो एक थप्पड़ ने उनके चेहरे के आधे हिस्से को छलनी कर दिया। अब एक और थप्पड़ ने उसके चेहरे के आधे हिस्से को छलनी कर दिया। यह सोचकर सभी के दांतों में तेज दर्द हुआ और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। यदि वे होते तो न केवल उनके आधे चेहरे तोड़े जाते बल्कि उनके पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। उसने अभी किसी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया है, वह केवल दिव्य फॉक्स मास्टर के सिर को लगभग नष्ट करने के लिए उस राक्षसी शक्ति पर निर्भर था। यह कैसी राक्षसी शक्ति है? यह बहुत डरावना है। एक डेमिगोड विशेषज्ञ का शरीर पहले से ही देवत्व द्वारा रूपांतरित किया जा चुका है, विशेष रूप से सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर। हालांकि वह कुछ साल पहले ही एक देवता बन गया है, उसकी ताकत को एक अनुभवी के रूप में माना जा सकता है। इस अजीब शक्ति से एक वास्तविक देवता विशेषज्ञ कैसे नष्ट हो सकता है? यह बहुत डरावना है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्या वह वास्तव में एक इंसान है? इस तरह के भयानक राक्षस को बनाने के लिए किस तरह का मूल रक्तपात हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। इस समय कई पौराणिक विशेषज्ञ जो अभी भी जुबान की दुनिया में थे, वे अपनी पीठ से नीचे बहते ठंडे पसीने को महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि यदि उस विचित्र बल द्वारा उन्हें थप्पड़ मारा गया तो किस प्रकार के भयानक परिणाम होंगे। यहाँ तक अगर यह उससे ऊंचे दायरे का विशेषज्ञ भी होता तो वह सीधे उसके द्वारा थप्पड़ मार दिया जाता। यदि क्षेत्र उससे कम होता तो संभव था कि उसे मौके पर ही थप्पड़ मार दिया जाता। पीछे रह गए ये पौराणिक विशेषज्ञ खुद को भाग्यशाली मानने लगे कि वे मुसीबत की तलाश में नहीं गए। वे हजारों मील दूर थे, लेकिन उन्होंने इस दृश्य को विभिन्न माध्यमों से देखा और वे लगभग डर गए। बूम! आकाशीय फॉक्स मास्टर को एक पल में थप्पड़ मार दिया गया और जमीन में पटक दिया गया, जिससे सीधे 10 मील के व्यास के साथ एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक शिवेन की आंखों में हत्या के इरादे भरे हुए थे। मूल रूप से उन्होंने इस हत्या के इरादे की परवाह नहीं की, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वह गलत थे। वह नहीं जानता था कि ये शिवेन का किस तरह का आकस्मिक सामना इतने वर्षों में हुआ था जो वास्तव में इतना भयानक हो गया था। ये शिवेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने केवल एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर के सामने प्रकट हुआ। ठंडे भाव से उसने कहा, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वह स्वाभाविक रूप से हवा में लोलुप चेतनाओं को अपनी ओर बहते हुए महसूस करने में सक्षम था। वे सभी शक्तिशाली लीजेंड विशेषज्ञों के थे। केवल किंवदंती विशेषज्ञ ही अपनी चेतना को प्रोजेक्ट करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। गहन मृत्यु अवस्था के विशेषज्ञ इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में असमर्थ थे। यदि यह एक देवता विशेषज्ञ होता तो एक विचार पूरी दुनिया को पूरी तरह से कवर करने में सक्षम होता। येज़िवेन, स्वर्गीय फॉक्स चाइल्ड, एक ही समय में हैरान और क्रोधित था। उसे अभी दुनिया के सामने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी थी, लेकिन अब उसे येज़िवेन ने पीटा था। भले ही आज वो येज़िवेन से छुटकारा पाने में कामयाब रहे, वो हमेशा के लिए उपहास का पात्र बन जाएगा। उसका हृदय क्रोध से जल रहा था, मानो वह स्वर्ग की तिजोरी से जल सकता हो। जैसा कि आपने कहा था, आज आपको कोई नहीं बचा सकता। यहाँ तक अगर देवताओं को जीवन में वापस आना पड़ा तो यह बेकार होगा। क्या आप जानते हैं कि पिछले 1 साल में मैं कितना बड़ा हूँ? आज मैं आपको दिखाऊंगा। दिव्य फॉक्स मास्टर एक घायल जानवर की तरह दहाड़ा। नहीं, वह दानव जाति से था और उसका शरीर पशुवत स्वभाव से भरा हुआ था। इस बार वह येज़िवेन से पूरी तरह से क्रोधित था। उसके चेहरे पर लगी चोट धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसके कंधों पर लिपटे उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे। पूरा स्थान गड़गड़ा रहा था और हिल रहा था, जैसे कि यह एक आश्चर्यजनक क्यूई से प्रभावित हो। अनगिनत रेत और पत्थर हवा में उड़ रहे थे। हैरान कर देने वाला दृश्य था। उसके शरीर पर आभा सीधे पोवान क्षेत्र की 4थी स्वर्गीय परत के शिखर पर गई। पोवान क्षेत्र की 4थी स्वर्गीय परत पर पहुंचने के बाद भी वह नहीं रुका। उल्टे इसमें लगातार सुधार हो रहा था। सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर का सामना करना पड़ रहा था जो लगातार सुधार कर रहा था। येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने केवल सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा, यह बेकार है। आप कितनी भी तेजी से सुधार करें, यह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी गलती मुझ पर हमला करना था, नहीं तो आज तुम पर ऐसी विपदा न होती। हालांकि उसने कोई चाल नहीं चली, लेकिन उसके शब्दों ने सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर के आत्मविश्वास को हिला दिया और सारा दोष उसी पर मर दिया। बंद करना। आकाशीय फॉक्स मास्टर का मन वास्तव में अशांत था। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था और वह तुरंत शांत हो गया।
हालांकि ये जिवेन इस समय के लिए लड़ रही थी। उसके बारे में जाने अनजाने वह पहले ही स्वर्गीय लोमड़ी राजकुमार के सामने दौड़ पड़ा था। वह ठंडी और अलग अभिव्यक्ति पतली हवा से प्रकट हुई, जिसके बाद स्वर्गीय फॉक्स प्रिंस की ओर एक बड़ा थप्पड़ उड़ गया। टकराना। दिव्य फॉक्स मास्टर की लगातार बढ़ती आभा को जबरन अवरुद्ध कर दिया गया था। फिर उसके पूरे शरीर को उड़ते हुए भेजा गया। 3 थप्पड़ और उसे उड़ा दिया गया। बहुत से लोग मुंह में लार निगले बिना नहीं रह सकते थे। हारना डरावना नहीं था, इस तरह के अपमानजनक तरीके से हारना वाकई डरावना था। सभी ने महसूस किया कि ये जिवेन न केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो छोटी से छोटी शिकायत का बदला लेता था, बल्कि वह एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति भी था। आकाशीय फॉक्स मास्टर ने अपनी महिला को घायल कर दिया था और उसकी खेती के फलों को लूट लिया था। फिर उसने सेलेस्टियल फॉक्स कबीले को नष्ट कर दिया था और सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर को इस हद तक धमकाया था। इसके बारे में सोचकर हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सिहर गया। हाँ, पूरा दृश्य उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे येक्षिवेन सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर पर धौंस जमा रही हो। दिव्य फॉक्स मास्टर को येक्षिवेन के सामने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए था। हालांकि वह अपनी शक्ति का 10% भी प्रदर्शित नहीं कर पाया। येक्षिवेन द्वारा उसे पूरी तरह से दबा दिया गया था। हर बार जब वह भड़कना चाहता था, उसे येक्षिवेन द्वारा बाधित किया जाता था और उड़ते हुए भेजा जाता था। ये जिवेन, आकाशीय लोमड़ी मास्टर, गुस्से में था। वह गरजता रहा और उसकी गर्जना से आकाश और पृथ्वी थरथरा उठे। इस बार उसने हड़बड़ी में हमला नहीं किया। इसके बजाय वह सीधे अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गया। यह 6 पूंछों वाली आकाशीय लोमड़ी थी। आकाश में उस विशाल आकृति ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। उसके घिनौने और विकृत चेहरे ने इस बर्फ सफेद आकाशीय लोमड़ी को, जिसे सुंदरता से भरा माना जाता था, अचानक एक अद्वितीय भयंकर जानवर में बदल दिया। सीधे अपने मूल रूप में परिणत होने के बाद उनके शरीर में जो आभा लगातार उबल रही थी, उसमें तनिक भी बाधा नहीं थी। यह सीधे मौके पर ही फट गया। वह मूल रूप से पोवान क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर पर था। अब वह सीधे पोवान क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंचे। उसके शरीर पर आभा पूरे रास्ते बढ़ गई, मानो कोई अनुपम भयंकर जानवर वर्जित भूमि से मुक्त हो गया हो। उसके पीछे 6 पूंछें भी लगातार हिल रही थीं, जिससे धरती और पहाड़ हिल रहे थे। किंवदंती है कि आकाशीय फॉक्स कबीले के पूर्वज भी प्राचीन काल में एक प्रकार के भयंकर जानवर थे। प्राचीन काल में अनेक भयंकर पशुओं के बीच भी यह प्रसिद्ध था। हालांकि इसकी तुलना कुनपेंग जैसे बेजोड़ खूंखार जानवरों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन ऐसे बहुत से जानवर नहीं थे जिनकी तुलना आज के सेलेस्टियल फॉक्स कबीले से की जा सके। ये जिवेन, मैं आज तुम्हें फाड़ दूंगा। वह दहाड़ता रहा और सीटी की आवाज के बीच हवा का झोंका चला। उसने अचानक अपना खूनी मुंह खोला और फिर लिंकी की असंख्य मात्रा को चूसा गया, जिससे एक सुपर लार्ज युआन क्यूई बम बन गया। उसने अचानक इसे उगल दिया। बूम! तेज गर्जना के साथ इस अतुलनीय रूप से विशाल युआन क्यूई बम ने एक आश्चर्यजनक गति के साथ सीधे विशाल आकाश को चकनाचूर कर दिया, शून्य में एक काली दरार खींची और सीधे येक्षिवेन की ओर बमबारी की। ये जिवेन, बाई जियानशेंग ने उत्सुकता से देखा। उन्होंने लेजेंड मास्टर्स की लड़ाई में सीधे भाग नहीं लिया। वह सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के मालिकों को घेरने के लिए सेना की कमान संभाल रहा था। कभी कभी वह मुश्किल आकाओं से निपटने के लिए कार्रवाई भी करता। उनके जैसे महापुरुष के सामने सभी प्रतिरोध निरर्थक थे, इसलिए उनकी अधिकांश आत्मा इन 3 लीजेंड युद्ध क्षेत्रों पर विभाजित थी। स्टार बीस्ट ने उग्र लाल लोमड़ी को पूरी तरह दबा दिया था। पूरा दृश्य बेहद भयंकर था, लेकिन लोमड़ी का कोई मुकाबला नहीं था। मारपीट कर पीछे हट गया। दूसरी ओर बूढ़ा पितृपुरुष भी आकाशीय फॉक्स कुलपति को इस हद तक दबा रहा था कि वह अपना सिर भी नहीं उठा सकता था। वृद्ध पितामह की शक्ति अद्भुत थी, इसलिए मुख्य फोकस येक्षिवेन पर था। किसने सोचा होगा कि दिव्य फॉक्स मास्टर की ताकत इतनी अत्याचारी थी। उसने अपनी ताकत को छिपाया था और एक ही झटके में पोवान क्षेत्र के 5वें स्तर पर कदम रख दिया था। हालांकि यह 2 जातियों का युद्ध क्षेत्र था, लेकिन हर कोई यह भी समझता था कि वास्तविक निर्णायक कारक अभी भी दिग्गज स्तर के स्वामी थे। भले ही मानव कबीले ने आज स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के मालिकों को मार डाला हो, अगर स्वर्गीय लोमड़ी मालिक या स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के बड़े भाग निकले तो सब कुछ व्यर्थ होगा, क्योंकि इससे आपदा आने की संभावना थी। कोई भी एक महान गुरु के सामने खड़ा नहीं हो सकता था जो हमेशा आपसे निपटने की सोच रहा था। और जब तक इन 2 दिग्गज मास्टर्स का सिर काट दिया गया, तब भले ही हेवनली फॉक्स कबीले के कई मास्टर बच गए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पौराणिक स्वामी वह कुंजी थे जो 2 जातियों के जीवन और मृत्यु को निर्धारित कर सकते थे। स्थिति की शुरुआत से ही येजिवेन के पक्ष को सबसे कम चिंतित होना चाहिए था। हेवनली फॉक्स मास्टर, जिसकी एक भयंकर प्रतिष्ठा थी और यहाँ तक कई बार बाई जियानशेंग को घायल भी किया था, येजिवेन के सामने एक बेवकूफ की तरह था। उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह बेहद अपमानजनक तरीके से पीटा गया। यह अतीत में बस अकल्पनीय था। यह ऐसा था मानो स्वर्गीय फॉक्स मास्टर की शानदार प्रतिष्ठा गपशप और बदनामी थी। हालांकि
बाई जियानशिंग, जिसे 2 बार सेलेस्टियल फॉक्स द्वारा बरगलाया गया था, जानती थी कि सेलेस्टियल फॉक्स बेवकूफ़ नहीं था। वह एक सच्चे अद्वितीय बिजलीघर थे। अन्यथा वह पौराणिक क्षेत्र में कदम रखने वाली युवा पीढ़ी में पहले नहीं होते। उसने बाई जियानशिंग को 2 बार धोखा नहीं दिया होगा। यदि हेवनली फॉक्स मास्टर एक मूर्ख था, तो क्या वह मूर्खों के बीच मूर्ख नहीं होगा? वह स्वाभाविक रूप से बहुत स्पष्ट था, इसलिए केवल एक ही उत्तर था। हेवनली फॉक्स मास्टर एक राक्षस था, फिर ये ज़िवेन राक्षसों में राक्षस था। दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी, इसलिए वह सबसे ज्यादा सहज थे। किसने सोचा होगा कि हेवनली फॉक्स मास्टर ने वास्तव में अपनी ताकत को छुपाया था, और इसे इतनी गहराई से छुपाया था कि उसने वास्तव में पोवांग क्षेत्र के 5वें स्तर में कदम रखा था। यह सोचकर उसका दिल ठंडा हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ये ज़िवेन के सामने हेवनली फॉक्स मास्टर को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उसने अपनी ताकत छिपाई, लेकिन पोवांग क्षेत्र के 5वें स्तर के एक मास्टर के रूप में उसकी ताकत और नींव अभी भी थी। सामान्य परिस्थितियों में पोवांग क्षेत्र के 4थे स्तर के एक मास्टर से हारना असंभव था। अकेले पोवांग दायरे के 5वें स्तर के एक मास्टर को छोड़ दें, लेकिन ऐसी असामान्य स्थिति हुई। वह अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं दिखा सका। ये शिवेन द्वारा उसे पूरी तरह से दबा दिया गया था। वह अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं पाया। यह उस तरह की भावना थी जिसने उन्हें व्यथित कर दिया। वह अब स्वर्गीय फॉक्स मास्टर की भावनाओं की पूरी तरह से कल्पना कर सकता था। उन्होंने शायद महसूस किया कि पोवांग दायरे के 4थे स्तर की ताकत पोवांग दायरे के 3रे स्तर के मास्टर ये ज़िवेन से निपटने के लिए पर्याप्त थी, और उन्हें बहुत अधिक ताकत दिखाने की जरूरत नहीं थी। दूसरे शब्दों में, उन्होंने पहले ही पोवांग क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत को अपने तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल कर लिया था, और इसे आसानी से प्रकट नहीं करेंगे। इससे उसे एक कहावत सूझी। यह बहुत अधिक दिखावा करने का सामान्य मामला था। न केवल वह अपने तुरुप के पत्ते को बचाने के प्रभाव को प्राप्त करने में विफल रहा, बल्कि इसके विपरीत ये ज़िवेन ने उसे सबक सिखाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पोवांग क्षेत्र के 3रे स्वर्ग में उसे इतनी बुरी तरह पीटा जाएगा। भले ही उसने अपनी ताकत छिपाई हो, फिर भी वह पोवांग क्षेत्र के 5वें स्वर्ग में एक मास्टर था। यह नहीं बदलेगा। उन्हें कोई संदेह नहीं था कि स्वर्गीय फॉक्स मास्टर द्वारा पीटा जाएगा। अगर वह नहीं करते तो उन्हें अपनी असली ताकत दिखाने का मौका भी नहीं मिलता। तो ज़िवेन की ताकत बहुत मजबूत थी, वह बस एक राक्षस था, और यहाँ तक स्वर्गीय फॉक्स मास्टर भी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सका। फिर जैसे ही सेलेस्टियल फॉक्स यंग मास्टर प्रकट हुआ, उसने एक भयानक एसेंस क्यूई बम छोड़ा जिसने आकाश को चकनाचूर कर दिया। भले ही वह बहुत दूर था, फिर भी वह सार क्यूई बम में निहित भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। यदि यह वह होता, तो शायद वह पूरी तरह से सत्यानाश हो जाता यदि वह इसकी चपेट में आ जाता। स्वर्गीय फॉक्स मास्टर क्रोध के प्रभाव में पूरी तरह पागल था। सबकी निगाहें इसी तरफ थीं। स्वर्गीय फॉक्स मास्टर ने वास्तव में अपनी ताकत दिखाई थी, और कई लोगों के दिलों में वे राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सके। यह प्रसिद्ध हेवनली फॉक्स मास्टर की असली ताकत थी। जिस आदमी को ये ज़िवेन ने एक मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा था, वह निश्चित रूप से हेवनली फॉक्स मास्टर नहीं था। भले ही उसके पास राक्षसी शक्ति हो, लेकिन उसका क्या उपयोग था? पूरी ताकत के सामने यह छोटी सी चाल बेकार थी। बूम! वह युआन क्यूई बम सीधे उड़ गया, और ये ज़िवेन ने उसे चकमा देने की कोशिश भी नहीं की। यह ऐसा था जैसे वह सीधे तौर पर डर गया हो, और उसका पूरा शरीर युआन क्यूई बम से घिर गया हो। इसके बाद की स्थिति सभी दिशाओं में सुनामी की तरह थी। हर कोई हैरान था, यह युआन क्यूई बम वास्तव में बहुत भयानक था। युआन क्यूई बम मूल रूप से एक रहस्य नहीं था, लेकिन प्रत्येक जाति की विभिन्न संरचना के अनुसार प्रत्येक जाति के अपने मतभेद थे। इसे एक सहज जादुई शक्ति के रूप में माना जा सकता है, और प्रत्येक की अपनी ताकत और कमजोरियां थीं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि हेवनली फॉक्स मास्टर के युआन क्यूई बम को एक शीर्ष श्रेणी का बम माना जा सकता है। उनके लोमड़ी के चेहरे पर कुछ हद तक हर्षित मुस्कान दिखाई दे रही थी। शुरू से ही वह एक शिवेन द्वारा दबा हुआ था, और अब वह अंत में राहत की सांस ले सकता था। उसका दिल अतुलनीय रूप से लापरवाह था। या शापित मानव, मरो! कितना शक्तिशाली युआन क्यूई बम है! हेवनली फॉक्स मास्टर के पोवांग क्षेत्र के 5वें आसमान में घुसने के बाद उसकी ताकत वास्तव में इस हद तक अत्याचारी हो गई है, यह बस अकल्पनीय है। अभी उसने वास्तव में अपनी असली ताकत का 10वां हिस्सा प्रदर्शित नहीं किया, अन्यथा वह इस तरह एक शिवेन द्वारा दबाया नहीं गया होता। इस बार भले ही ये ज़िवेन की मृत्यु नहीं हुई, वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है, देखो! अचानक किसी को पता चला कि युआन क्यूई बम के विस्फोट के मध्य क्षेत्र में, जिसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, एक चौंकाने वाली आभा का अचानक विस्फोट हुआ। गोल्डन सर्जिंग क्यूई और रक्त आसमान में उड़ गया। सभी ने पाया कि आसपास के 5 तत्वों का नियम, बॉक्सिंग का नियम, अचानक और फिर एक और भी शक्तिशाली शॉकवेव सीधे केंद्र से बाहर निकली।
हर कोई ध्यान से देख रहा था, केवल देखने के लिए। शून्य में एक आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई, लेकिन यह येज़िवेन नहीं थी। यह और कौन हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया के असली सम्राट की तरह एक शाही पोशाक पहन रखी हो। उसके शरीर पर आभा इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि वह नग्न आंखों को दिखाई दे रही थी। सुनहरी क्यूई और रक्त ऊपर उठ गया था, और उसके चारों ओर यह एक सुनहरा समुद्र जैसा था जो हिंसक रूप से बढ़ रहा था। इस अवस्था में येज़िवेन की आभा इतनी अत्याचारी थी कि उसका दम घुट रहा था। सारा शून्य रंग बदल चुका था। भले ही वे दूर थे, पोवान क्षेत्र के वे दिग्गज स्वामी अभी भी उस भयानक और शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकते थे जो लगातार शून्य से प्रसारित होती थी। क्या यह पोवान क्षेत्र का तीसरा आकाश है? यह कैसे संभव है? पोवान क्षेत्र का तीसरा आकाश इस हद तक अत्याचारी नहीं हो सकता। उसके पास मार्शल आर्ट का अवतार है। हाँ, यह सही है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अचानक इतना मजबूत हो गया। यह दिलचस्प लग रहा है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि पोवान क्षेत्र के 5वें आकाश में कदम रखने के बाद सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर को बिना किसी दबाव के येज़िवेन को कुचलने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अब सब कुछ भ्रमित करने वाला हो गया है। दिव्य फॉक्स मास्टर की आंखें अतुलनीय भय से चमक उठी। उन्होंने सोचा कि जीत उनकी मुट्ठी में है। कौन जानता था, एक बार फिर वह येज़िवेन द्वारा पलटवार किया जाएगा। वह बस पागल हो रहा था। मैंने कहा, तुम्हारा तथाकथित विकास मेरे सामने व्यर्थ है, येज़िवेन ने हल्के से कहा। उसकी आवाज़ ठंडी थी, मानो नरक की गहराई से। 5 सम्राटों के राज्य और मार्शल आर्ट अवतार को जोड़ने के बाद उनकी ताकत अचानक कई स्तरों से बढ़ गई। एक सांस में सीधे पोवान दायरे के 5वें आकाश में पहुंचे। मैं आपके विकास से हैरान हूं। मुझे नहीं पता कि आपका किस तरह का आकस्मिक मुकाबला हुआ, लेकिन भले ही आपने मार्शल आर्ट अवतार जोड़ा हो, तो क्या हुआ? आप अभी भी मेरी असली ताकत से दूर हैं। मेरे सामने शक्तिशाली शक्ति, कोई भी गुप्त तकनीक, कुछ भी नहीं है। तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो। आकाशीय फॉक्स मास्टर जोर से दहाड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं। अप्रत्याशित रूप से येज़िवेन फिर से चकमा दे गया। शुआ, उसके पैरों के नीचे के 4 अंगों ने अचानक शून्य को पकड़ लिया। उसका पूरा विशाल शरीर एक तोप के गोले की तरह सीधे ऊपर उड़ गया। एक पल में पहले ही आकाश पार कर चुका था, येज़िवेन के सामने दौड़ पड़ा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारी क्या साजिश है, मरो। आकाशीय फॉक्स मास्टर ने दहाड़ा, सीधे अपना खूनी मुंह खोल दिया। वह येज़िवेन को करीब से मौत के घाट उतारना चाहता था। बूम! एक जोर की गर्जना सीधे बनी और अचानक येज़िवेन को डूबो दिया। इस समय उसके और येज़िवेन के बीच की दूरी 100 मीटर से भी कम थी। इतनी नज़दीकी दूरी पर भले ही वह चकमा देना चाहे, यह असंभव था। उनके चेहरे पर कुछ कुटिल मुस्कान आ गई। क्या आपको सच में लगता है कि मुझे चकमा देने की जरूरत है? येज़िवेन की ओर से एक धीमी आवाज आई। उसके सामने 5 शक्तिशाली व्यक्ति थे। 5 सम्राट अवतरित हुए और सीधे मानव संसार में प्रकट हुए। फिर एक पल में उन्होंने एक गठन की व्यवस्था की। विशाल युआन क्यूई बम ने सीधे निर्माण में प्रवेश किया, और किसी को नहीं पता था कि 5 एलिमेंट्स ग्रेट फॉर्मेशन द्वारा इसे किस वैकल्पिक स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया था। कबूम! एक अतुलनीय रूप से विशाल विस्फोट ध्वनि अंतरिक्ष को पागलपन से हिलाती है। यह कैसे हो सकता है? आकाशीय फॉक्स मास्टर हैरान और क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। तुम अभी भी नहीं समझे, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। भले ही तुमने पोवान क्षेत्र के 5वें स्वर्ग में कदम रखा हो, तो क्या हुआ? येज़िवेन ने उपहास किया और उसे सीधे थप्पड़ मार दिया। सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन आसानी से युआन क्यूई बम का सामना करने में सक्षम होंगे। उसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं थी और सीधे हिट किया गया था। टकराना! तेज आवाज के बाद उसकी कर्कश चीख आकाश में फैल गई। उसका पूरा शरीर सीधे उड़ गया। दूर से देखने पर जैसे कोई छोटा पहाड़ आकाश में उड़ रहा हो। वह बहुत भयानक लग रहा था। आकाश स्वर्ण देवत्व के साथ रक्त से छिड़का हुआ था। उसका पूरा शरीर दरारों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे येज़िवेन ने जोर से थप्पड़ मारा था। येज़िवेन की ताकत, जो मार्शल आर्ट अवतार में विलीन हो गई थी और 5 सम्राटों के राज्य में प्रवेश कर गई थी, लगभग कई गुना बढ़ गई थी। सीधे आकाश में आकाशीय फॉक्स मास्टर के शरीर को तोड़ रही थी। सेलेस्टियल फॉक्स रियल बॉडी मौके पर ही फट गई। दिव्य फॉक्स मास्टर जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाया। उसका शरीर मौके पर ही गिरने वाला था। उनका पूरा शरीर लगातार सभी प्रकार के नियमों का उत्सर्जन कर रहा था। उनके शरीर को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यह बेकार था। वह भयानक शक्ति अभी भी उसके शरीर के भीतर तबाही मचा रही थी। यह अभी भी लगातार मंथन कर रहा था। प्रकाश की बहुरंगी किरणें छलकती रहीं। इस स्तर तक साधना करने के बाद उनके शरीर दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे बड़े खजाने थे। गर्जन! आकाशीय फॉक्स मास्टर दहाड़ता रहा। उसका विशाल शरीर जमीन पर ऐंठता रहा। उसके शरीर से एक हिंसक आभामंडल निकलता रहा। इसने आसपास के स्थान को दानव लोमड़ियों के साम्राज्य में रंग दिया।
बूम। दानव लोमड़ियों के इस साम्राज्य में आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाली एक दानव लोमड़ी की छाया धीरे धीरे उठ खड़ी हुई, अपने साथ एक राक्षसी क्रूर शक्ति लेकर आई। उसके पीछे 9 पूंछों ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। यहाँ तक आसपास की आध्यात्मिक ची भी उग्र होने लगी। बूम बूम बूम। 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी के आंदोलनों के साथ गगनभेदी गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला, जिससे वह लगातार बोलती रही। हिस। यंग मास्टर हेवन फॉक्स वास्तव में सब कुछ कर रहा है। वह अपने खून में पैतृक भावना को भी सक्रिय कर रहा है। वह वास्तव में सफल होने जा रहा है या कोशिश कर रहा है। दूरी में मौजूद गॉडमिथ विशेषज्ञों में से एक ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। इस स्तर तक साधना करने के बाद वे स्वाभाविक रूप से प्राचीन काल के कई रहस्यों को समझ गए। उदाहरण के लिए, स्वर्गीय फॉक्स कबीले जैसे आदिम भयंकर जानवरों की रक्तरेखा, उनमें कमोबेश कुछ समान रक्तरेखाएं थीं। उनकी रक्तरेखा में इतनी शक्तिशाली शक्ति थी, लेकिन यह आमतौर पर छिपी हुई थी। हालांकि कुछ परिस्थितियों में इसे उत्तेजित भी किया जा सकता है। एक बार जब इसे उत्तेजित किया गया, तो उनकी ताकत भी पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजरेगी। हालांकि इस पद्धति द्वारा लाई गई शक्ति बहुत हिंसक थी। अगर वे जीत भी जाते हैं तो यह एक लाजवाब जीत होगी। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर कोई पैतृक भावना की शक्ति को सफलतापूर्वक उत्तेजित नहीं कर सकता था, विशेष रूप से उस जाति के लिए जो पहले ही फैल चुकी थी। उनका रक्त रेखा अब शुद्ध नहीं था, इसलिए इसे उत्तेजित करना स्वाभाविक रूप से कठिन था। और आकाशीय फॉक्स कबीले के प्राचीन पूर्वज स्वाभाविक रूप से 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी थे। उनमें से प्रत्येक एक पृथ्वी टूटने वाला अस्तित्व था। एक स्वर्गीय लोमड़ी जिसने 9 पूंछों के स्तर तक खेती की थी, वह देवताओं और राक्षसों को भी अलग कर सकती थी। यह बहुत प्रभावशाली था। यद्यपि आकाशीय लोमड़ी राजकुमार जिसने पैतृक भावना को जगाया था, उसकी तुलना वास्तविक 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी से नहीं की जा सकती थी, और वह जितनी शक्ति उधार ले सकता था वह सीमित थी, फिर भी यह बहुत भयानक थी। उसकी ताकत एक पूरे नए स्तर तक बढ़ गई थी और वह पोवान क्षेत्र के छठे स्तर के असीम रूप से करीब था। यहाँ तक थोड़े समय में पोवान क्षेत्र के सामान्य छठे स्तर का विस्फोट भी इतना भयानक नहीं होगा। गर्जन। आकाशीय फॉक्स चाइल्ड की आंखें चक्की के पाट की तरह थीं, दृढ़ता से ये जिवेन को घूर रही थीं, एक अटूट अत्याचारी आभा को बाहर निकाल रही थी। वह भयानक अत्याचारी आभा बह गई और सीधे एक तूफान में बदल गई। यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता जो मानसिक रूप से पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता, तो वे मौके पर ही पूरी तरह से पागल हो जाते। वे पूरी तरह से नियंत्रित और प्रभावित होते। ये शिवेन अभिव्यक्तिहीन था क्योंकि उसने सेलेस्टियल फॉक्स चाइल्ड को ठंडेपन से देखा, जो पहले से ही बड़ा हो गया था। उसकी निगाहें सेलेस्टियल फॉक्स चाइल्ड के पीछे अतुलनीय अत्याचारी 9 पूंछ वाले दानव फॉक्स पर टिकी थीं। 9 पूंछ वाली दानव लोमड़ी कई प्राचीन भयंकर जानवरों के बीच भी प्रसिद्ध थी, खासकर जब से ये जिवेन के पास भी स्टार बीस्ट की रक्तरेखा थी। यदा कदा वे कुछ प्राचीन दृश्य और स्मृतियां जगा देते। उनमें से 9 पूंछ वाला दानव फॉक्स था, जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। प्राचीन काल में यह ऐसा युग नहीं था जहां देवता आपे से बाहर हो सकते थे। यह एक अराजक और अत्याचारी युग था, और देवता कई प्राणियों में से एक थे। अनेक जीव देवताओं के तुल्य थे। यह एक महान युग था। स्विश। इस समय आकाशीय फॉक्स चाइल्ड अंत में चले गए। उसके शरीर पर लगी चोटें अत्याचारी आभा से भर चुकी थीं। उसने सीधे एक शिवेन पर वार किया। आसमान को चकनाचूर। शून्य में वह बड़ा पंजा मानो एक हल्के पर्दे में बदल गया था, जिसने पूरे आकाश को ढंक दिया था। इसने सीधे आकाश के गुंबद को तोड़ दिया और एक शिवेन की ओर लपका। ऐसा लगा जैसे किसी मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल किया गया हो। टकराना। 5 सम्राटों के प्रेत ये जिवेन के शरीर के चारों ओर दिखाई दिए और इस घातक आघात को रोक दिया। हालांकि ये जिवेन को सैकड़ों मील दूर तक उड़ा दिया गया था। हालांकि वह घायल नहीं हुआ था, लेकिन लड़ाई की शुरुआत के बाद से ये जिवेन ने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली थी। यह चौंकाने वाला था। हालांकि हर किसी के हैरान होने का कारण सेलेस्टियल फॉक्स चाइल्ड की जागृत पैतृक भावना के कारण नहीं था। पितृ आत्मा को जगाने की विधि कोई रहस्य नहीं थी। कई प्राचीन जातियों के पास यह तरीका था, और यहाँ तक कि कुछ मानव जातियों के पास भी इसी तरह के तरीके थे। हालांकि जिस चीज ने उन्हें परेशान किया वह एक शिवेन की ताकत थी। आकाशीय फॉक्स चाइल्ड की लड़ाई की ताकत एक पंजा के साथ पोवान क्षेत्र के 5वें स्तर के शक्तिशाली अस्तित्व को लगभग मार सकती है। हालांकि वह एक शिवेन के साथ कुछ नहीं कर सका और केवल उसे उड़ने के लिए भेज सकता था। हालांकि वह एक नुकसानदेह स्थिति में था, लेकिन वह उतना कमजोर नहीं था जितना कि सभी सोचते थे। कितना मजबूत शरीर है। उसने इस तरह के पंजे के हमले का जवाब भी नहीं दिया। वह किस तरह की मार्शल तकनीक का अभ्यास कर रहा है। मुझे याद नहीं है कि ऐसा अत्याचारी मानव शरीर रहा हो। हाल के वर्षों में सबसे अत्याचारी मानव काया सम्राट किन द्वारा पारित हुआ सोल्जर फिजिक है। यह किसी के शरीर को सबसे मजबूत हथियार में बदल सकता है और विशाल आकाश में अजेय है।
इसके अलावा वास्तव में ऐसी अत्याचारी काया है। वह वास्तव में उदासीन है। इस अवधि के दौरान उनकी किस प्रकार की आकस्मिक मुलाकात हुई थी। उनकी ताकत वास्तव में इस स्तर तक बढ़ गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सीधे ऊपर आने और सेलेस्टियल फॉक्स चाइल्ड के लिए परेशानी खड़ी करने का साहस किया। उसके पास वास्तव में कुछ कौशल हैं। गर्जन। दिव्य फॉक्स चाइल्ड फिर से दहाड़ा। उसके 4 अंगों ने दृढ़ता से आकाश को पकड़ लिया और फिर उसका पूरा शरीर वसंत की तरह था, तुरंत चरम पर संकुचित हो गया और सीधे तोप के गोले की तरह बाहर निकल गया। टकराना। वह अतुलनीय रूप से विशाल शरीर एक विशाल तोप के गोले की तरह था जो शून्य को भेद रहा था और येशिवेन से भयंकर रूप से टकरा रहा था। टकराना। येशिवेन ने अपने हाथ फैलाए और मौके पर 2 चौंकाने वाले सुनहरे हाथ दिखाई दिए और जमकर हमला किया। स्वोश। एक विशाल कान छिदवाने वाली ध्वनि हवा में गूंज रही थी। येशिवेन के दोनों हाथों ने सेलेस्टियल फॉक्स चाइल्ड के तोप के गोले को पकड़ लिया। उसके दोनों हाथों की नीली नसें उभरी हुई थीं। येशिवेन लगभग एक प्राचीन क्रूर जानवर की ताकत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। उसका पूरा शरीर लगातार आकाश में पीछे हट रहा था और उसके पैर सीधे शून्य में छेद कर रहे थे, जिससे एक पिच ब्लैक स्पेस टुकड़ा निकल गया। परिवर्तन के बाद आकाशीय फॉक्स चाइल्ड मूल रूप से एक अत्याचारी क्रूर जानवर था, लेकिन येशिवेन की ताकत ने उसे मानव त्वचा में एक क्रूर जानवर की तरह बना दिया। गर्जन। आकाशीय लोमड़ी चाइल्ड ने संघर्ष करना और दहाड़ना जारी रखा। उसके पीछे 9 पूंछ वाली दानव लोमड़ी ने अपने चेहरे पर एक भयावह और अजीब सी मुस्कान दिखाई। इसने सेलेस्टियल फॉक्स चाइल्ड के शरीर से शक्ति प्राप्त की और तुरंत अपनी 9 पूंछों को झुला दिया। हजारों बिजली की तरह यह सीधे विशाल आकाश को भेदती हुई सीधे येशिवेन की ओर जा टकराए। यह एक सामान्य आक्रमण की तरह प्रतीत होता था, लेकिन इसमें मार्शल आर्ट का सार निहित था। इन पूंछों ने येशिवेन के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं सीधे अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसे हिलने के लिए कोई जगह नहीं मिली। थोड़ा दिलचस्प, येशिवेन के मुंह का कोना हिल गया और उसके चेहरे पर कुछ अकथनीय मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी पीठ पर काले पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। दूर से उसका पूरा शरीर एक गिरी हुई परी की तरह लग रहा था। शुआ। अगले ही पल उसका पूरा व्यक्तित्व शून्य में गायब हो चुका था। गड़गड़ाहट। तीव्र विस्फोट की आवाज आई और 9 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी की पूंछ शून्य में गिर गई और अप्रत्याशित रूप से हवा में एक सरणी गठन में व्यवस्थित हो गई। अगर येशिवेन समय रहते नहीं बची होती तो भले ही उसकी मौके पर ही मौत न हुई होती, वह पूरी तरह से अंदर फंस गया होता। दोनों पक्षों के बीच आदान प्रदान लगभग तात्कालिक था। एक पल में वे पहले ही मारपीट कर चुके थे। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चला कि विनिमय पहले ही समाप्त हो चुका था। और इस समय भीड़ के सांस लेने की प्रतीक्षा न करते हुए आकाशीय फॉक्स चाइल्ड ने एक बार फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपना खूनी मुंह खोला और सीधे युआन क्यूई गेंद का एक कौर बाहर निकाल दिया। गड़गड़ाहट। इस युआन क्यूई गेंद के रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया गया और पूरी तरह से शून्य में बदल गया। जब सभी ने सोचा कि यह एक खाली शॉट था, येशिवेन की आकृति सीधे प्रकट हुई, जैसे कि वह सेलेस्टियल फॉक्स चाइल्ड के हमले से बच नहीं सकता था। यह बेकार है, मैंने तुम्हारी आत्मा को पहले ही बंद कर दिया है, तुम बच नहीं सकते। दिव्य फॉक्स चाइल्ड ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। उसके पीछे 9 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी की तरह, क्या आपको लगता है कि आप आज भी दयालु हो सकते हैं? बूम। येशिवेन सीधे हमले की चपेट में आ गया और लड़खड़ा गया, काफी शर्मिंदा दिख रहा था। बूम बूम बूम। सेलेस्टियल फॉक्स चाइल्ड ने अपना खूनी मुंह खोला और सीधे सैकड़ों युआन क्यूई गेंदों को उगल दिया। पूरी दुनिया इन सैकड़ों विशाल युआन क्यूई गेंदों से ढकी हुई लग रही थी, जैसे आकाश में एक चमकदार सूरज, बहुत भयानक। गर्जन। उसी समय आकाशीय फॉक्स चाइल्ड की अत्याचारी दहाड़ आकाश में गूंज उठी। यह खत्म हो गया है, इस बार येशिवेन बच नहीं सकती। कई लोगों ने अचानक महसूस किया कि दिव्य फॉक्स यंग मास्टर उन्हें एक लड़ाई में खत्म करने की योजना बना रहा था। वह उसे पूरी तरह से मार देना चाहता था और उसे सांस लेने का मौका नहीं देना चाहता था। सामान्य परिस्थितियों में एक सांस में युआन क्यूई की सैकड़ों गोलियां उगलते हुए यहां तक एक प्राकृतिक अशुभ जानवर भी अपनी युआन क्यूई को घायल कर देगा। वह वास्तव में येशिवेन से नफरत करता है। हर कोई हैरान रह गया। उनकी दिव्य इंद्रियां येशिवेन पर दृढ़ता से बंद थीं, ये देखने के लिए इंतजार कर रही थीं कि येशिवेन कैसे प्रतिक्रिया देगी। सैकड़ों युआन क्यूई गेंदों के उड़ते हुए चेहरे पर येशिवेन बस ठंडेपन से मुस्कुराए और कहा, हालांकि तुम्हारी ताकत अच्छी है, लेकिन मेरी तुलना में तुम अभी भी बहुत पीछे हो। अभी भी जिद कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कैसे लेते हो। आकाशीय फॉक्स चाइल्ड ने उपहास किया। वह अजीब लोमड़ी का चेहरा अतुलनीय रूप से घिनौना था और अचानक उसका मुंह चौड़ा हो गया जैसे उसने कोई भूत देखा हो। हालांकि येशिवेन ने भी नहीं चकमा दिया। उसने सीधे अपना मुंह खोला और युआन क्यूई की सभी गोलियों को एक घूंट में निगल लिया। बूम। अंतहीन युआन क्यूई गोलियां उसके शरीर में बिखर गईं और सीधे फट गईं। उसका शरीर सीधे फट गया, लेकिन एक ही पल में पूरी तरह दब गया।
तुमने मेरी युआन क्यूई गोलियों को निगल लिया है, देखते हैं तुम कितने समय तक टिक पाती हो। दिव्य फॉक्स मास्टर ने अपने होठों को ठंडा किया और फिर ये शिवेन पर जमकर हमला किया। तुम्हारे पास बस इतना ही है। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हारे पास अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ये जिवेन ने उपहास किया। अचानक इस समय ये जिवेन ने आखिरकार अपना अंतिम तुरुप का इक्का प्रकट कर दिया। उसके पीछे एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तलवार सिद्धांत प्रेत उसके शरीर में एकीकृत होने लगा। आपने वास्तव में दूसरे मार्शल आर्ट अवतार का अभ्यास किया है। दिव्य फॉक्स मास्टर ने तुरंत अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह यह भी जानता था कि ये जिवेन ने पहले मार्शल आर्ट अवतार का सफलतापूर्वक अभ्यास किया था, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि अभ्यास करना बहुत कठिन था, लेकिन उनके स्तर पर यह कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि दूसरे मार्शल आर्ट अवतार का अभ्यास एक ऐसा स्तर नहीं था जिसे सामान्य लोग प्राप्त कर सकते थे, यह केवल असामान्य था। यदि पहले मार्शल आर्ट अवतार का अभ्यास करना बहुत कठिन था, तो दूसरा मार्शल आर्ट अवतार और भी कठिन था। यह लगभग कहा जा सकता था कि इसका अभ्यास करने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन ये जिवेन वास्तव में सफल हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शांत था। सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर का सामना कर रहा था जिसने पूर्वजों की आत्मा को बुलाया था। वह जरा सा भी भयभीत नहीं था, भले ही वह एक नुकसान में था। यह पता चला कि उसके पास ऐसी बैकअप योजना थी। दूसरा मार्शल आर्ट अवतार, एक लीजेंड मास्टर ने कहा, पूरी तरह से चौंक गए। मार्शल आर्ट अवतार के संक्षेपण का दायरे से कोई लेना देना नहीं था। कई दिग्गज उस्तादों ने मार्शल आर्ट अवतार की निंदा नहीं की, अन्य बातों की तो बात ही छोड़ दें। दूसरे मार्शल आर्ट अवतार के संक्षेपण का उल्लेख नहीं करना, ऐसी प्रतिभा बस अकल्पनीय थी। बहुत से लोग अपने दिल में गणना कर रहे थे कि ये जिवेन ने वास्तव में दूसरे मार्शल आर्ट अवतार की निंदा की थी, यह उनकी कल्पना से बहुत परे था। बहुत से लोग पहले से ही गणना कर रहे थे कि एक शिवेन को फिर से कठिन समय देना है या नहीं। आपकी ताकत खराब नहीं है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप मुझसे मिले। ये शिवेन ठंडेपन से मुस्कुराए। शून्य में उसने सीधे तलवार ताओ कानून से घनीभूत एक लंबी तलवार पकड़ ली और यह चमकदार रोशनी से छलक पड़ी। दफन स्वर्ग तलवार, ये जिवेन चिल्लाया। शून्य में अनगिनत तलवार सिद्धांत अचानक संघनित हो गए। तलवार की रोशनी ने आकाश को चीर दिया, सीधे आकाशीय फॉक्स मास्टर की दिशा में। शुआ, एक अतुलनीय रूप से तेज गर्जना, तलवार की रोशनी ने सीधे सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर के शरीर को गिरा दिया। बूम, वह मौके पर पीछे की ओर उड़ गया और उसके पीछे 9 पूंछ वाली लोमड़ी का भूत अस्थिरता के संकेत दिखाते हुए हिलता रहा। आकाशीय फॉक्स मास्टर आकाश में गिर गया और बमुश्किल अपने शरीर को स्थिर कर पाया। हालांकि उसे सैकड़ों मील दूर उड़ते हुए पहले ही भेज दिया गया था। उसने येकशिवेन को ठंडेपन से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने देखा कि येकशिवेन पहले से ही उसके सामने थी। उसके हाथ में तलवार की रोशनी सीधे शून्य में चली गई और 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी पर बमबारी कर दी, जो सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर के पीछे थी। अब सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर की सारी शक्ति 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी से आई है, इसलिए कम समय में सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर को हराने का एकमात्र तरीका 9 पूंछ वाले राक्षस लोमड़ी को पराजित करना था। पहला, अभी वह अपने मार्शल आर्ट अवतार की शक्ति को कम कर रहा था। सच कहें तो यह उसके मूल शरीर की शक्ति नहीं थी और वह इतनी तीव्र कमी को सहन नहीं कर सकता था। उसी समय जब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ रही थी, उसकी खपत दर भी कई गुना बढ़ रही थी। वह इस तरह की लड़ाई को ज्यादा देर तक झेल नहीं सका। बूम, एक अतुलनीय रूप से तेज गर्जना, लंबी तलवार सीधे 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी के शरीर में घुस गई। गर्जन, 9 पूंछ वाला दानव लोमड़ी लगातार दहाड़ रहा था, उसका शरीर लगातार घूम रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और एक लंबी चीख निकली। हालांकि यह सिर्फ एक प्रेत था और खाली लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें आध्यात्मिक ज्ञान था। यह मृत दानव लोमड़ी का आध्यात्मिक ज्ञान था, लेकिन इसे समय की दूर की नदी से आकाशीय लोमड़ी के बच्चे ने अपने जीवनकाल का त्याग करके खींच लिया था। यह गुप्त तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, इतना अधिक कि अगर संबंधकर्ता पर्याप्त मजबूत था तो वह लगभग 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी की चरम शक्ति को बुला सकता था। स्टार बीस्ट की इनहेरिटेंस में भी ऐसी ही एक गुप्त तकनीक थी, इसलिए वह इसे एक नज़र में देख सकता था, लेकिन इस तरीके की कमजोरी भी बहुत स्पष्ट थी। 9 पूंछ वाला दानव लोमड़ी स्वयं शक्ति का स्रोत था, लेकिन साथ ही यह सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। एक बार जब 9 पूंछ वाली दानव लोमड़ी हार गई तो दिव्य लोमड़ी मास्टर को कोई बड़ी बात नहीं माना जाएगा। इसे मेरे लिए नष्ट कर दो, एक मरी हुई चीज जो अनगिनत वर्षों से मरी हुई है, मेरे सामने दिखावा करना चाहती है। जब तक तुम पुनर्जीवित नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करो। तू जीवेन जोर से चिल्लाया और तलवार की रोशनी तेज चमकी। अनगिनत तलवार के सिद्धांत एक तूफान में बह गए और सीधे 9 पूंछ वाले दानव लोमड़ी के प्रेत को एक बवंडर की तरह बहा ले गए। आपने क्या किया? दिव्य लोमड़ी मास्टर की आंखें चौड़ी हो गईं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। चिंता मत करो, तुम्हारी बारी है।
ये जिवेन ने उपहास किया। उसके दूसरे हाथ में तुरंत एक और तलवार दिखाई दी और सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर की ओर तेजी से नीचे गिर गई। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ आकाशीय फॉक्स मास्टर की पहाड़ जैसी आकृति जमीन पर धंस गई, सीधे एक बड़े छेद को तोड़ते हुए। बड़े छेद में आकाशीय फॉक्स मास्टर लगातार अपने शरीर को मरोड़ता था। ये जीव इनके नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। इस बिंदु पर वह कैसे नहीं समझ सकता था कि उसके और ये जीवन के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कम से कम अब तक, भले ही वह पोवान क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर गया था, वह अभी भी ये जीवन का विरोधी नहीं था। वह बस बहुत अधिक था मजबूत। अभी भी संघर्ष करना चाहते हैं। ये जीवेन ने मार्शल आर्ट अवतार के साथ एकीकृत होने के बाद उपहास किया। उनकी ताकत सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर से भी आगे निकल गई। एक ठंडी चीख के साथ वह अपने पैर से नीचे गिर गया, जिससे शून्य टूट गया। टकराना। हेवनली फॉक्स प्रिंस को सीधे ये जिवेन के पैर से रौंदा गया और अचानक विस्फोट हो गया। उसका रक्तसार आकाश में हर जगह बिखरा हुआ था, लेकिन यह सब एक शिवेन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। उसने केवल यह महसूस किया कि जो अवरोध उसकी साधना में बाधा बन गया था, वह वास्तव में धीरे धीरे हिलने लगा था, जैसे कि वह टूटने ही वाला था। सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर का रक्तसार बहुत विशाल था। सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर के रक्तसार को अवशोषित करना पोवांग दायरे के 5वें स्तर के 10 मास्टर्स के रक्तसार को अवशोषित करने के बराबर था। आखिरकार वह स्वर्ग का इष्ट था। आखिर वह साधारण नहीं था। त्यानयुवान मिरर के परिवर्तन से गुजरने के बाद ये जिवेन की ग्रेट आर्ट ऑफ मेल्टिंग तकनीक द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। अब इसे आत्मसात करने का समय नहीं था। वह जारी रखने वाला था। अचानक शून्य में उसने आकाश के माध्यम से एक अद्भुत प्रकाश को भेदते हुए देखा। एक विशाल उल्का सीधे आकाश के माध्यम से चुभ रहा था, जो मानव जाति की सेना में तेजी से टकरा रहा था। टकराना। विशाल गर्जना के साथ विशाल उल्का सीधे मानव कबीले की सेना में जा घुसा। इस भयानक बल से दसियों हजार सैनिक तुरंत बह गए और एक पल में वाष्पित हो गए। न केवल मानव कबीले की सेना, बल्कि आकाशीय लोमड़ी कबीले के कई विशेषज्ञ भी हिल गए और उड़ गए। वे पल भर में गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले कि भीड़ प्रतिक्रिया दे पाती, उन्होंने एक भयानक राजसी बल को असीम शॉकवेव से बाहर निकलते देखा। शॉकवेव से एक शक्तिशाली व्यक्ति बाहर चला गया। सभी ने ध्यान केंद्रित किया। यह एक काले बागे में एक बूढ़ा वानर था। वह सदमे की लहर से कदम मिलाकर बाहर चला गया। इस व्यक्ति की उपस्थिति को देखकर मानव जाति के सैनिकों ने अपनी सांसें रोक लीं, जबकि आकाशीय फॉक्स कबीले के स्वामी, जो मूल रूप से निराशा में थे, ने एक आश्चर्यजनक मुस्कान दिखाई। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में बूढ़ा वानर फिर भी दिखाई दिया। युआन बातियन। ये जिवेन की अभिव्यक्ति ठंडी थी, चुपचाप इन 3 शब्दों को उगल रही थी। जो व्यक्ति आया था वह कोई अजनबी नहीं था, बल्कि जुबान वर्ल्ड में वर्तमान राक्षस जाति थी। सिवाय सेलेस्टियल फॉक्स क्लान मास्टर और सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर के अलावा एकमात्र प्रसिद्ध मास्टर। सेलेस्टियल फॉक्स क्लान मास्टर और सेलेस्टियल फॉक्स क्लान मास्टर की तुलना में युआन बैटियन कई वर्षों से प्रसिद्ध थे, प्राचीन अधिपति वर्ग से संबंधित थे और उनकी ताकत अत्याचारी थी। यहाँ तक जब वह प्रसिद्ध था, ओल्ड ह्यूमन क्लान मास्टर केवल ये जिवेन की उम्र के बारे में था। यह कहा जा सकता है कि दानव जाति में उसे एक बहुत पुराना वरिष्ठ कहा जा सकता है। युआन बैटियन की उपस्थिति ने यह भी चिन्हित किया कि आज की लड़ाई मानव जाति और आकाशीय फॉक्स कबीले के बीच की लड़ाई से लेकर मानव जाति और दानव जाति के बीच की लड़ाई तक फैल गई थी। युआन बाटियन का शरीर पतला था, ऐसा लग रहा था कि वह मरने वाला था, लेकिन उसके शरीर में एक दबंग शक्ति थी। उसकी ताकत पुराने मानव कबीले मास्टर से कम नहीं थी। उसने अपने हाथ में एक लंबा डंडा पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें तेज थीं, वो सीधे एक शिवेन को घूर रहा था। आपको उसे नहीं मारना चाहिए था, युआन बातियन ने हल्के से कहा। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो क्या मुझे उसके मारे जाने का इंतजार करना चाहिए था? ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। उसके लिए हत्या करने या न करने जैसी कोई बात नहीं थी, केवल यह कि वह हत्या न करे। हालांकि उसने किया, वह इतनी भारी सजा के लायक नहीं है। युआन बैटियन उदासीनता से जारी रहा। यह तय करना आपके ऊपर नहीं है कि मैं इसके लायक हूं या नहीं, यह मेरे ऊपर है। ये जिवेन ने दो टूक जवाब दिया। आप अभी भी दिखाई दिए। यह मूल रूप से मानव जाति और आकाशीय लोमड़ी कबीले के बीच की दुश्मनी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी उपस्थिति का क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि यह युद्ध आकाशीय फॉक्स कबीले से पूरी दानव जाति तक फैल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास आने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं सीलबंद दुनिया में दानव जाति का वर्तमान कबीला मास्टर हूं। मैं राक्षस जाति के आंतरिक संघर्ष को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको अपनी मर्जी से नहीं करने दूंगा, युआन बातियन ने कहा। कबीले मास्टर, ये इंसान पागल हो गए हैं। इन सबको मार डालो, मेरे बेटे का बदला लो। दिव्य फॉक्स कबीले मास्टर, जिसे पुराने मानव कबीले मास्टर द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, दुख और आक्रोश में चिल्लाया। उसने सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के मास्टर को लगभग ये जिवेन के हाथों मरते हुए देखा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सकता था।
वह केवल असहाय होकर देख सकता था और वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता था। युआन बैटियन की उपस्थिति ने उन्हें सबसे बड़ी उम्मीद दी। अपने प्यारे बेटे को अपने सामने मरते हुए देख रहा था, फिर भी वह कुछ भी करने में शक्तिहीन था। इसने उसे लगभग पागल कर दिया। वह पूरी मानव जाति को खत्म करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। उसके पास मानव जाति के पुराने पितामह से निपटने का अच्छा तरीका भी नहीं था, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। कुलपति, आपको हमसे बदला लेना चाहिए। पूरी मानव जाति को मार डालो। पूरी मानव जाति को मार डालो। केवल मैं अजेय हूँ। आकाशीय फॉक्स कबीले के विशेषज्ञ डैक और रोश में चिल्लाए। इस बार मानव जाति अच्छी तरह से तैयार थी। वे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उनके हाथों एक बड़ा नुकसान हुआ। यह एक ऐसी आपदा थी जो उनकी पूरी जाति को मिटा देगी। हालांकि मनुष्यों के पास अधिक पौराणिक विशेषज्ञ थे, इसलिए उनके पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। उनके अपने पौराणिक विशेषज्ञों को वापस रखा जा रहा था और वे पूरी तरह से नुकसान में थे। इसलिए वे केवल युवा रॉक को कहर बरपाते हुए देख सकते थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे। इस समय उन्होंने अंततः दानव जाति के कुलपति युआन बैटियन को प्रकट होते हुए देखा, जैसे कि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को देखा हो। युआन बैटियन ने मानव जाति के पुराने पितामह पर नजर डाली और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी उनके साथ खिलवाड़ करेंगे। मानव जाति के पुराने कुलपति ने अप्रत्याशित रूप से हमला करना बंद कर दिया, जिससे सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के कुलपति को सांस लेने का मौका मिला। तीर पहले से ही धनुष पर है और इसे छोड़ना होगा। तुम बहुत आक्रामक हो और तुम मेरे सभी लोगों को मारना चाहते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं अभी भी अपनी पुरानी हड्डियों को पकड़ सकता हूँ, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा मेरे लोग तुम्हारे वंश द्वारा लगभग मिटा दिए जाएंगे। जैसा कि कहा जाता है, सबसे पहले प्रहार करने वाले का पलड़ा भारी होता है। क्या आप इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं? युआन बैटियन की पूछताछ के सामने ओल्ड पैट्रियार्क ने थोड़ा सा भी दोषी महसूस नहीं किया। जब दो जातियां लड़ीं तो वे जीवित रहने की जगह के लिए लड़ीं। सही या गलत जैसी कोई बात नहीं थी, केवल एक चीज बच सकती थी जो मजबूत थी। पिछले 1000 साल से वह तड़प तड़प कर जी रहा था। लगभग हर समय उन्हें यह चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद मानव जाति पर एक आपदा आएगी। इसके अलावा जिस उत्तराधिकारी को उसने श्रमसाध्य रूप से विकसित किया था, वह सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर के घृणित तरीकों से अप्रत्याशित रूप से घायल हो गया था। उनके लगभग सभी श्रमसाध्य प्रयासों को दफन कर दिया गया। अगर वो ये ज़िवेन से नहीं मिले होते तो परिणाम अकल्पनीय होते। वह अपना क्रोध भी रोक रहा था। दानवों की दौड़ कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी और इस बलवान व्यक्ति को सीधे एक कोने में धकेल दिया गया। युआन बैटियन ने मानव जाति के पुराने पितामह को देखा और कहा, हमारी दो जातियों में एक समझौता है ना? मानव जाति के कुलपति के हाथ में भला कांप उठा। जैसा कि उन्होंने कहा, इस तरह का समझौता किसी के पैरों को पोंछने के लिए कपड़े जितना उपयोगी नहीं है। आपने मुझे यही सिखाया है। केवल जब हम ताकत में समान होते हैं तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। एक उचित समझौता। एक बार जब मैं मर जाऊंगा तो क्या मानव जाति तुम्हारे वध के लिए मेमने नहीं बन जाएगी? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि इन वर्षों में आकाशीय लोमड़ी कबीले से लेकर आकाशीय कबीले तक तुम्हारे लिए था। युआन बैटियन ने कुछ नहीं कहा। उनके रोएंदार चेहरे पर दर्द के भाव देखे जा सकते थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह हो जाएंगी। जैसा कि कुलपिता ने कहा था, वह दो जातियों के बीच लड़ाई में पीछे नहीं हटे। इसलिए वह नहीं चाहता था कि मनुष्य पीछे हटें। युआन बैटियन ने ओल्ड पैट्रियार्क को देखा और कहा, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे डर है कि तुम आज अतीत में नहीं रहोगे। मैं सिर्फ पुरानी हड्डियों का एक थैला हूं और पृथ्वी ने पहले ही मेरे सिर को दफन कर दिया है। मेरे जीवन को संजोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य का लाभ उठाएं कि मैं चलने के लिए बहुत बूढ़ा नहीं हूं और एक जगह के लिए लड़ता हूं। मानव जाति, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। यदि आप नहीं होते तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। ओल्ड पैट्रियार्क ने सुरीली आवाज में कहा। अच्छा, हमने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अब कहने के लिए और कुछ नहीं है कि चीजें इस बिंदु पर आ गई हैं। वह मेरी जाति का स्वर्ग का गौरव विशेषज्ञ है। वह हमारी जाति की समृद्धि का भविष्य और आशा है। चूंकि इसे यहाँ काट दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हारी जाति के भविष्य को भी काट दूंगा। युआन बैटियन की प्रभावशाली आभा ये ज़िवेन पर मजबूती से टिकी हुई थी। वृद्ध पितृसत्ता अचानक क्रोधित हो गई और कहा, नीच, कमजोरों को धमकाना। क्या आप वास्तव में हमारे और सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के बीच, पूरे दानव जाति के बीच युद्ध का विस्तार करना चाहते हैं? किंवदंतियों के बेड़ियों के बिना क्या आपको लगता है कि दानव दौड़ हमें रोक सकती है? उद्धरण चिन्ह। बकवास काटो, चलो लड़ते हैं। युआन बैटियन के हाथ में लोहे की छड़ी बजती रही और एक तेज तूफान उसके चारों ओर बह गया। यदि आप मानव जाति के लिए लड़ सकते हैं तो मैं, हड्डियों का एक पुराना थैला, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? वह ये ज़िवेन की ओर मुड़ा और कहा, यह अफसोस की बात है कि एक युवा प्रतिभा आज यहाँ गिर जाएगी।
मुझे डर है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। तो जिविन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सिर से पांव तक युआन तानाशाह काया को देखा। फिर उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और एक रोशनी फूट पड़ी। आपको आंतरिक चोटें हैं और मुझे डर है कि आप उन्हें जबरन दबा रहे हैं। अगर तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ते हो तो मुझे डर है कि तुम आज सेलेस्टियल फॉक्स कबीले से बाहर नहीं निकल पाओगे। इस समय हर कोई आखिरकार अपने होश में आया। क्या युआन बैटियन वास्तव में गंभीर रूप से घायल थी? यह कहा गया था कि कई साल पहले युआन बातियन ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डोमेन के विशेषज्ञों के साथ संघर्ष किया था। अंत में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद वह लंबे समय तक बंद कमरे में प्रशिक्षण में रहे और मूल रूप से दानव जाति के मामलों की उपेक्षा की। यह हमेशा हर जगह कनेक्शन बनाने वाले सेलेस्टियल फॉक्स कबीले का कुलपति रहा था और सत्ता धीरे धीरे उसे सौंप दी गई थी। लेकिन ये अफवाहें महज अफवाहें थीं और कुछ ही लोगों ने इन्हें गंभीरता से लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसी अफवाहें भी थीं कि युआन बैटियन का निधन हो गया है। लेकिन उसे यहाँ देखकर यह स्पष्ट था कि वे अफवाहें कितनी अविश्वसनीय थीं। वे बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं थे। लेकिन जैसे ही एक शिवेन ने यह कहा, सभी ने अचानक ध्यान से देखा, विशेष रूप से महापुरुषों ने। उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मानव जाति को हर तरफ से घेर लिया गया था और दुश्मन हर जगह थे। दानव जाति कैसे बेहतर हो सकती है? लेकिन मानव जाति की तुलना में, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, दानव जाति के पास अपने बुढ़ापे में युआन बैटियन, अपने प्रमुख समय में सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के कुलपति और युवा पीढ़ी में सेलेस्टियल फॉक्स यंग मास्टर थे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि दानव जाति के पास अंतहीन विरासत है। स्वाभाविक रूप से यह मानव जाति की आंतरिक विरासत से कहीं बेहतर था। सिर्फ यह तथ्य कि युआन बैटियन जैसा एक प्राचीन अभी भी जीवित था, कई शक्तिशाली दुश्मनों को डराने के लिए पर्याप्त था। भले ही वह दिव्य क्षय चरण में प्रवेश कर गया हो, जब तक कि वह मरा नहीं था, कोई नहीं जानता था कि उसके पास और कौन सी तरकीबें थीं और उसने अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली थीं। मानव जाति के पुराने पितामह वही थे। सेलेस्टियल फॉक्स कबीले जैसे एक मध्यम आयु वर्ग के विशेषज्ञ के सामने वह अभी भी अपने क्यूई और रक्त को जलाने में सक्षम था ताकि वह अपने आप को फिर से ठीक कर सके। इस वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन बूढ़ों को भड़काए। लेकिन ऐसा लगता है कि युआन बैटियन वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो गई होगी। तुम्हारी नज़र अच्छी है। युआन बातियन बच नहीं पाए। इस बिंदु पर, भले ही वह बचना चाहता हो, उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब जब चीजें इस पर आ गई हैं, तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। यदि आप आज अपने सैनिकों को वापस लेते हैं, तो मैं नाटक करूंगा कि आज का मामला कभी नहीं हुआ। भविष्य में मैं दिव्य फॉक्स कबीले पर भी लगाम लगाऊंगा और तुम्हारे साथ परेशानी नहीं देखूंगा। आप क्या सोचते हैं? पीछे हटो। असंभव, ये जिवेन ठंडेपन से चिल्लाए। हमारे कबीले ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, अब हम कैसे पीछे हट सकते हैं? आज आकाशीय फॉक्स कबीले को नष्ट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं बूढ़ा और घायल हो सकता हूं, लेकिन मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं कि मैं एक छड़ी न उठा सकूं। युआन बैटियन की दबंग आभा बह गई। यह एक प्रकार की दबंग आभा थी जो सभी दिशाओं को हिला सकती थी और सभी दिशाओं को अपने अधीन कर सकती थी। ये जिवेन ने अचानक महसूस किया कि एक मजबूत आभा ने उसे मजबूती से जकड़ लिया है। यह अनुपम दबंग शक्ति थी। यहाँ तक वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा को दबा दिया गया है। यदि यह प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष के लिए नहीं था जिसने उनके दिमाग को स्थिर कर दिया होता, तो शायद वह इस समय आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होते। यह एक शक्तिशाली बल था जिसने उसकी अपनी बुद्धि को पूरी तरह से पार कर लिया था। यह ओल्ड क्लैन एल्डर के बराबर था। बूम! युआन बैटियन ने जैसे ही कहा कि वह करेगा, उसने अपनी चाल चली। उसने अपने हाथ में लंबे डंडे को एक काली छाया की तरह हवा में उछालते हुए नीचे की ओर घुमाया। ये जिवेन, इस बूढ़े आदमी से निपटना आसान नहीं है। मुझे उसे संभालने दो। ये मुंह की आवाज अचानक ये जिवेन के दिमाग में उभरी। एक सेकंड में ही ये शिवेन के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। यदि ये मुंह को इस पुराने वानर से निपटना होता, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह इस पुराने वानर का मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में वह अपने मन में चिल्लाया, हस्तक्षेप मत करो, मैं खुद उससे लड़ूंगा। टकराना! ये शिवेन ने दोनों हाथों से छड़ी उठाई। उनका सोने का पानी चढ़ा हुआ अत्याचारी रूप लंबे समय तक चरम पर परिष्कृत किया गया था। यह छद्म दिव्य उपकरण के बराबर था। यहाँ तक साधारण छद्म दैवीय उपकरण भी बिना किसी वास्तविक युआन का उपयोग किए आसानी से लिए जा सकते हैं। पर इस छड़ी की ताकत 1000 किलोग्राम थी। देखते ही देखते वह सीधे उसके हाथ में लग गया। बिजली निकली और उसके शरीर में घुस गई। क्रैक क्रैक! उसके शरीर पर चीनी मिट्टी की तरह दरारें पड़ गई थीं। उसके पूरे शरीर पर खून बिखरा हुआ था, जिससे वह खून से बना हुआ आदमी लग रहा था। यह दूर से एक भयानक दृश्य था। उसके पैरों के नीचे की जगह एक पल में पूरी तरह से ढह गई।
भले ही उसके द्वारा शक्ति का केवल एक हिस्सा ही डाइवर्ट किया गया था, फिर भी यह ऐसा चौंकाने वाला दृश्य बनाने के लिए पर्याप्त था। ये ज़िवेन का शरीर थोड़ा सा हिल गया। उसने अपने दांत पीस लिए और पकड़ लिया ताकि उसे उड़ने के लिए न भेजा जाए। युआन बेटियन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह कितना मजबूत था। हालांकि वह पतला दिखता था, लेकिन उसका गोत्र असीम ताकत के साथ पैदा हुआ था। अजय और वज्र शरीर के साथ उनके समान स्तर पर लगभग कोई नहीं था जो अपने नंगे हाथों से अपने हमलों का सामना कर सके। यहाँ तक कि अन्य शारीरिक साधक भी ऐसा कुछ करने का साहस नहीं करेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन, जो केवल पोवान क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे, वास्तव में हमले का विरोध करने में सक्षम थे। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन यह भी एक तथ्य था कि वह हमले का विरोध करने में सक्षम था। ये ज़िवेन, मुझे नहीं पता कि तुम कैसी काया विकसित करती हो, लेकिन यह अंत है। युआन बेटियन चिल्लाया और छड़ी को फिर से अपने हाथ में ले लिया। डंडा इतना भारी था कि इसने हवा में हजारों परछाइयां छोड़ीं। प्रत्येक आफ्ते में जितना शक्तिशाली था कि यह एक साधारण मिथ्रियल कल्टीवेटर को आसानी से कुचलकर मार सकता था। बजना, एक और गर्जनापूर्ण गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये शिवेन ने हमले की ताकत का मुकाबला करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। उसकी हथेलियां टूट गई थीं और उसका पूरा शरीर फट गया था। उसके शरीर से खून की बारिश की तरह खून बहने लगा। पूरा मंजर बेहद भयानक लग रहा था। सब दंग रह गए। युआन बेटियन की ताकत को हर कोई जानता था। वह दानव जाति का अधिपति था और उसकी प्रतिष्ठा मानव जाति के पुराने पितामह से कम नहीं थी। उनकी ताकत धरती को तोड़ देने वाली थी और पोवान के सातवें आसमान के बीच उनके लिए एक मैच खोजना मुश्किल था। ऐसी ताकत बस धरती को चकनाचूर कर देने वाली थी। लगातार 2 हमलों के बाद भी ये ज़िवेन को हराया नहीं जा सका। हवा सभी दिशाओं में चली, अपने साथ खून की मोटी गंध लेकर आई। कौन जानता था कि हर जगह कितना खून और हड्डियां और लाशें थीं। यह 2 जातियों के बीच अस्तित्व की लड़ाई थी और मानव जीवन घास की तरह था। हर कोई एक शिवेन को देख रहा था, सोच रहा था कि उसने ऐसा हमला करने पर जोर क्यों दिया। वह किस बात को लेकर इतना जिद्दी था। उसने ऐसा करने पर जोर क्यों दिया। वह इसे चकमा दे सकता था या इसे रोकने के लिए एक शक्ति उपकरण का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने अपने शरीर का उपयोग करने पर जोर क्यों दिया। वह क्या सोच रहा था। आश्चर्यजनक दिव्य प्रकाश के साथ चमकते हुए हर जगह रक्त के छींटे पड़ रहे थे। यह ऐसा था जैसे स्वर्गिक खजाने के टुकड़े छलक रहे हों। युआन बेटियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ठंडेपन से कहा, जब तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मारो। उसने बड़ी दहाड़ मारी और आकाश और पृथ्वी गरज उठे। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई पहले ही एक सफेद गर्म मंच पर पहुंच गई थी। यह बहुत दुखद था। उसके हाथ का लोहे का डंडा फिर टूटकर नीचे गिर पड़ा। यह लड़ाई 2 जातियों के अस्तित्व से जुड़ी थी। कोई भी इससे बच नहीं सकता था और कोई भी एक कदम पीछे नहीं हट सकता था। गर्जन। ये शिवेन ने ऊपर की ओर मुंह किया और एक लंबी और तेज दहाड़ मारी। फिर उसके पीछे आकाश में एक फीनिक्स की एक धुंधली सी दिखाई देने वाली छवि उड़ी। प्रकाश की सुनहरी किरणों ने उसे ढंक लिया और उसके शरीर पर लगी चोटें आश्चर्यजनक गति से लगभग तुरंत ठीक हो गईं। बूढ़ा वानर दुबला पतला था, लेकिन उसमें पहाड़ों को उखाड़ने की ताकत थी। उनके हाथ में लगा लोहे का डंडा टूटकर गिर गया। ये ज़िवेन नहीं चकमा दिया। उसने अपना हाथ मुट्ठी में जकड़ लिया और मुक्का मारा। मुट्ठी की शक्ति राक्षसी थी और जैसे ही वह आगे बढ़ा, ब्रह्मांड में बदल गया। बूम। जिस ब्रह्मांड को उन्होंने मुक्का मारा, वह लोहे की कुदाल से टुकड़े टुकड़े हो गया। वह कितना मजबूत था। बजना। उसकी मुक्का और लोहे की छड़ में भीषण टक्कर हुई। यह ऐसा था मानो 2 छद्म दैवीय कलाकृतियां आपस में टकरा गई हों। उसके मांसल शरीर को पहले से ही छद्म दैवीय शिल्पकृति के स्तर तक संवर्धित किया जा चुका था। हालांकि उसके लिए इस तरह की टक्कर का सामना करना अभी भी बहुत कठिन था। ये ज़िवेन की अंगुलियों की हड्डियां लोहे की डंडे की शक्ति से टूट गई थीं। उसका पूरा शरीर पीछे हट गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। यह ऐसा था जैसे जिस व्यक्ति की उंगली की हड्डी टूटी हो वह नहीं था। दुख की बात है आपके पास मूल रूप से सर्वोच्च योग्यता थी और आप एक सर्वोच्च व्यक्ति बन सकते थे। लेकिन अब आपको जातियों के बीच युद्ध में भाग लेना होगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। बूढ़े बंदर ने धीरे से कहा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वह भी ऑल आउट हो रहा था। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। वह अपने नंगे हाथों से एक शिवेन का सामना कर रहा था। उसके शरीर पर जो चोटें दबी हुई थीं, वे फिर से उभरने के लक्षण दिखाने लगीं। ये ज़िवेन बुरी तरह मुस्कुराए और बोली, मेरा रास्ता शांतिपूर्ण नहीं होने के लिए नियत है। कोई भी मुझे शांति से चलने नहीं दे सकता। मैं अपने रास्ते में खड़े किसी को भी मार डालूंगी। अगर वे मेरे रास्ते में खड़े हुए तो मैं भगवान और बुद्ध को मार डालूंगा। सुनहरी दिव्यता उसके शरीर से बाहर निकलती रही, उसे लपेटती रही। वह युद्ध के सुनहरे देवता की तरह लग रहा था और उसके शरीर पर लगी चोटें खतरनाक दर से ठीक हो रही थीं। युआन बेटियन थोड़ा हैरान हुआ।
येज़िवेन के शरीर से स्वर्णिम दिव्यता का निकलना जारी रहा। उनके दायरे और खेती को देखते हुए ऐसी दिव्यता होना काफी चौंकाने वाला था। कितना दबंग है, आप ऊपर की ओर उड़ते हैं। लेकिन मैं इसे फिर से कहूंगा, यह अफसोस की बात है कि आप यहाँ गिरेंगे। युआन बटियन ने बेहोश होकर कहा और उसके हाथ में लोहे का डंडा अचानक निकल गया और नीचे गिर गया। यह अफसोस की बात है या नहीं, यह कहना मुश्किल है कि कौन मरने वाला है। येज़िवेन ने उपहास किया। उसका हाथ अचानक शून्य की ओर बढ़ गया और तलवार के कानून से संघनित एक विशाल तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। फिर वह आकाश में उड़ गया और लोहे की छड़ी की ओर बढ़ गया। बजना, शून्य में लोहे की कुदाल और सुनहरी तलवार में भीषण टक्कर हुई। आपकी वह तलवार भौतिकता खराब नहीं है, साधारण दैवीय हथियारों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मेरा यह लोहे का डंडा 9 सेरेनिटीज कोल्ड आयरन से परिष्कृत है। यह असाधारण है, आपकी जादुई तलवार की तुलना से बहुत दूर है। मेरा जादुई हथियार, युआन बातियन चिल्लाया और येज़िवेन की जादुई तलवार टूट गई। तलवारबाजी की जो दुनिया उसने बनाई थी वह एक पल में बिखर गई। लोहे का डंडा टूटकर नीचे गिर पड़ा, मानो वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबो सकता हो। यह येज़िवेन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उल्का विस्फोट, येज़िवेन ने फिर से अपनी मुट्ठी बांधी और हमले का सामना करने के लिए ब्रह्मांड को उड़ा दिया। क्योंकि येज़िवेन की जादुई तलवार ने उसकी बहुत अधिक शक्ति को उतार दिया था, इसलिए यह विनिमय वास्तव में एक ड्रॉ था। येज़िवेन को भी पीछे नहीं पीटा गया था, लेकिन येज़िवेन ने स्पष्ट रूप से एक बेहद ठंडी भावना महसूस की, सीधे उसके हाथ से उसके दिल तक। वह हल्के से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की ऊर्जा इस राक्षसी शक्ति के सामने ढहने लगी थी, विशेष रूप से सेलेस्टियल फॉक्स चाइल्ड के रक्तसार की ऊर्जा। मूल रूप से येज़िवेन को इसे अवशोषित करने में काफी समय लगा होगा, लेकिन इस शक्तिशाली बाहरी शक्ति के प्रभाव में येज़िवेन की प्रगति को बढ़ावा देते हुए येज़िवेन के शरीर में गिरना और फैलना शुरू हो गया। उनके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। यह सब उसके हिसाब से था। अगर वह इसे आत्मसात करने के लिए खुद पर निर्भर होता तो उसे पता नहीं होता कि इसमें कितना समय लगेगा। यह उसके द्वारा पहले अवशोषित किए गए रक्तसार की छोटी मात्रा से अलग था। यह सेलेस्टियल फॉक्स चाइल्ड का पूरा शरीर था, जो पोवान क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर था, जबकि वह केवल पोवान क्षेत्र के 3रे स्तर पर था। इस शक्ति के पोषण के तहत येज़िवेन की चोटों में तुरंत सुधार हुआ और यह ठंडी शक्ति सीधे दबा दी गई और फिर सीधे अपनी शक्ति में परिवर्तित हो गई। परिवर्तन की कला का जादू असाधारण था। बिना किसी हिचकिचाहट के येज़िवेन ने हवा में छलांग लगाए और अपने दानव पंख खोल दिए। उसने एक जादुई तलवार पकड़ी और उसे अपने सिर के ऊपर एक राक्षसी तलवार की नदी में संघनित कर दिया। शक्तिशाली नदी तुरंत युआन बातियन की ओर उखड़ गई। बूम! युआन बेटियन के कर्मचारियों द्वारा लंबी तलवार नदी को राख कर दिया गया था। यह युआन बेटियन के लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं कर सकता था। हालांकि युआन बातियन को अच्छी तरह से पता था कि येज़िवेन की ताकत पहले की तुलना में अकथनीय रूप से बढ़ गई थी। हालांकि यह केवल एक छोटी सी राशि थी, यह वास्तव में पहले की तुलना में कुछ प्रगति थी। मूल रूप से उनकी प्रतिभा के साथ उनके लिए कुछ प्रगति होना सामान्य बात थी। हालांकि यह लड़ाई के बीच में था। युद्ध में उसकी इतनी प्रगति होना उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। येज़िवेन अपने हमले के तितर-बितर हो जाने के बाद जरा सा भी निराश नहीं था। वह जोर से चिल्लाया और एक और हमला किया। तो क्या हुआ अगर तुम पोवान क्षेत्र के 7वें स्तर पर हो? अगर तुम मेरे रास्ते में खड़े हुए तो नष्ट हो जाओगे। येज़िवेन जोर से चिल्लाए। उनकी अद्वितीय महत्वाकांक्षा जगी थी। उसकी नज़र में युआन बातियन अब दुश्मन नहीं था, बल्कि उसके रास्ते में एक बाधा था। जो भी उसके रास्ते में खड़ा हुआ उसे मिटाना पड़ा। ईश्वरीय संघ के नेता, बंजर भूमि मंदिर मास्टर और रसातल शैतान मास्टर। पौराणिक स्तर के चरम पर इन 3 अस्तित्वों ने उस पर बहुत अधिक दबाव डाला। वे उसके सिर पर मंडरा रहे काले बादलों की तरह थे और वह किसी भी समय मारा जा सकता था। उसके मन में वे उसकी तीव्र प्रगति की जड़ बन गए थे और साथ ही उसके रास्ते में आने वाले सभी भय का स्रोत। ये 3 शक्तिशाली विशेषज्ञ अस्तित्व नहीं थे जिनसे वह मुकाबला कर सके। वह इस अवसर का फायदा उठाकर अपने दिल के कोहरे को दूर करना चाहता था और अपने दिल के डर को तोड़ देना चाहता था। पोवांग दायरे का 7वां स्तर हो या पोवांग दायरे का शिखर, जब तक यह उसके रास्ते में खड़ा होता वह इसे नष्ट कर देता। वह अपना रास्ता साबित करने के लिए अपने अद्वितीय दृढ़ संकल्प को फिर से स्थापित करना चाहता था। जैसे ही उसने उन शब्दों को चिल्लाया, ऐसा लगा जैसे वह किसी तरह के जादू की बाधा से टूट गया हो। उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया। यहाँ तक येज़िवेन के सामने खड़े युआन बातियन को भी लगा कि उसके सामने वाला व्यक्ति पहले से अलग लग रहा था। जैसे ही उसने उन शब्दों को चिल्लाया, उसकी आभा तुरंत बदल गई। यह ऐसा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो और एक अजेय आभा पक रही हो। उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। उसने पहले भी कई प्रतिभाओं को देखा था, लेकिन उनमें से कोई भी युद्ध के बीच में इतनी सफलता हासिल नहीं कर सका और इस तरह पुनर्जन्म ले सका।
लेकिन तुम मेरे सामने सफलता के साथ खेलना चाहते हो। तुम सपना देख रहे हो। युआन बाटियन दहाड़ा और एक अद्वितीय और दबंग आभा फैल गई। दानव जाति के अद्वितीय अधिपति के रूप में वह साधारण कैसे हो सकता है? आज मैं आपको पोवांग दायरे के मध्य चरण और पोवांग दायरे के अंतिम चरण के बीच का अंतर दिखाऊंगा। हमारी तुलना में आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी छड़ी को नीचे गिरा दिया, सीधे एक शिवन के सिर की तरफ मार दिया। उसका सिर टुकड़े टुकड़े करने का इरादा था। टकराना, ये जीवेन बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकती थी और सीधे उल्का की तरह दूर जा गिरी। वह बहुत ही मनहूस लग रहा था, बिल्कुल आकाशीय फॉक्स चाइल्ड की तरह जिसे उसके द्वारा आसानी से कुचल दिया गया था। लेकिन उस पर कोई नहीं हंसा। यहाँ तक पौराणिक स्तर के विशेषज्ञ भी मौन थे, क्योंकि अगर वे खुद से ईमानदारी से पूछते तो एक शिवेन से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। वास्तव में यदि वे उसकी जगह होते तो उन्हें युआन बैटियन की छड़ी से कुचलकर मार दिया जाता। हालांकि वे एक शिवेन की जिद का कारण नहीं जानते थे, लेकिन इस समय यह बेहद दुखद लग रहा था। हा, यह बहुत अच्छा है। फिर से ये जीवेन जोर से हंसे और उनके शरीर में फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक ने एक शोकाकुल रोना छोड़ दिया। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिससे उसके शरीर पर लगी सारी चोटें ठीक हो गईं। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा मार्शल आर्ट अवतार कितने समय तक चल सकता है। युआन बातियन की आंखों से जानलेवा इरादे झलक रहे थे। वह इस बात से पूरी तरह नाराज था कि इतने लंबे समय के बाद भी वह एक जूनियर को नीचे नहीं उतार सका।